आज की क्लास है सामान्य विज्ञान की। कौन सी है? सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मुख्यतः 3 पार्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप सभी को पता है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामान्य नहीं, जीव विज्ञान। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। ठीक है ना, जीव विज्ञान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये पूछ लूं कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? चलिए, वेरी गुड, ये आपको जानना चाहिए। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कौन आता है? और बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। मैं उधर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको पता होगी, ध्यान में रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जीव विज्ञान, चलिए इनके पिता हो गए फादर अरस्तु, जीव विज्ञान हम क्यों पढ़ें? पहला क्वेश्चन तो ये, क्यों पढ़े? क्या जरूरत है पढ़ने का, है ना? क्यों पढ़े जीव विज्ञान, क्यों पढ़े? तो इसका जवाब मैं देता चलता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, क्यों पढ़े। दूसरा रहेगा कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसी में आ गया उपयोगिता वगैरह। दूसरा रहेगा कैसे पढ़ें, उसके बाद हम जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ें। ठीक, और ये क्या इसकी उपयोगिता में मैं बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या इसमें आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे बातें। क्यों पढ़ें? कोई भी काम करते हैं शुरू में आप तो क्या बोलते हैं? ये काम हम क्यों करें? ठीक है, ये काम हम क्यों करें? तो देखिए, जीव विज्ञान में सबसे पहली बात कि आपको एक डर है, इसलिए पढ़ रहे हैं। मैं सीधा सा शब्दों में अगर बोलूं तो जीव विज्ञान आप डर से पढ़ रहे हैं। आपको यही डर है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो आप डर से पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान से तो इतना तो प्रेम है नहीं कि दिन रात आप उसके यादों में खोए हैं। प्रेम तो है नहीं, ये तो पक्की बात है, प्रेम नहीं है, डर है। डर किस बात का है भाई? एग्जाम होगा, यानी एग्जाम में लिख देता हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है सामान्य विज्ञान का। अगर मैं बात करूं सामान्य विज्ञान में, तो आमतौर पे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। लेकिन पार्टिकुलर के कोई टेक्निकल एग्जाम है, कोई टेक्निकल एग्जाम है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आमतौर पे जो सामान्य एग्जाम है उनमें क्या रहता है? जीव विज्ञान का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहला तो डर खत्म करने के लिए आप एग्जाम की तैयारी के लिए ये पढ़ रहे हैं। ये कौन से एग्जाम में मददगार साबित होगा? तो याद रखिएगा आप, पीएससी ऑब्लिक आपका आईएएस, जो भी है आपका यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी और जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ना? उसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस डर को मिटाने के लिए आप पढ़िएगा, इसको पढ़ना ही है। ये तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ना ही है, इसके बाद कोई विकल्प तो है नहीं, है ना? दूसरा, ये क्यों पढ़ें? एक तो सवाल ये है कि डर है आपका। दूसरा, वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो एग्जाम्स कई वर्षों से दे रहे होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल दे रहे होंगे, ऐसे तो कई होंगे, है ना? तो उनमें डर धीरे धीरे खत्म हो गया है। वो क्यों पढ़े? तो वो इसको मजबूत करने के लिए पढ़े, स्ट्रांग बनाने के लिए पढ़े, ताकि यहाँ से क्वेश्चन स्लिप ही ना करे, छूटे ही नहीं। ठीक। थर्ड, क्यों पढ़े? उसका सीधा सा जवाब है, मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। और आपका जो बॉडी है, इसी बायोलॉजी के तहत, मतलब इसी जीव विज्ञान के तहत, हम बायोलॉजी लिख देते हैं, इसी बायोलॉजी के तहत आपका ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आता है। और जो आप अब देखिए, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर या जो भी इसमें चीजें चल रही हैं, 84 लाख योनियों में से एक जो मनुष्य जीव है उसका अध्ययन इसी बायोलॉजी में करेंगे, टोटली अध्ययन। और कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी आपके बॉडी के भीतरी पार्ट्स बिल्कुल सही काम कर रहे हो, तभी ये डर आपका एग्जाम में खत्म होगा। मालूम चला कि बायोलॉजी लेके बैठे हैं, सर दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा, पीठ दर्द होने लगा, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तब तो हो गया कल्याण। तो आपको खुद के बॉडी के प्रति सजग रहने के लिए बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। अपनी बॉडी को कैसे हम तरीके से रखें, बॉडी के क्रियाकलापों को कैसे ठीक रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा चीज़ लें नहीं लें, है ना? ये सारी बातें आप कहाँ दिख पढ़ेंगे? तो बायोलॉजी के तहत पढ़ेंगे। ये तो हुआ क्यों पढ़े, तो ये 3-4 कारण हुए, 3 कारण जो भी हुए। अब रहा सवाल कि कैसे पढ़ें, बायोलॉजी को हम कैसे पढ़ें। ठीक,
ध्यान दीजिए, बायोलॉजी पढ़ने में दो बातों का ध्यान हमेशा रखिएगा। एक तो पहला लैंग्वेज का, कई बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी में आप पढ़े हैं इंग्लिश वर्ड, क्योंकि यहाँ इंग्लिश हिंदी सब मिक्स होगा, और आपसे पूछ देता है हिंदी शब्द। आप परीक्षा में जाते हैं, एग्जाम्स देने जब जाते हैं तो आप पढ़ के गए होते हैं इंग्लिश वर्ड, जैसे सीकम पढ़ के गए हैं, ठीक है, सीकम पढ़ के गए हैं। इमेज तो बहुत क्लियर आ रहा है, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? इमेज इज नॉट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। आपको कैसे नहीं दिख रहा है? इमेज नॉट क्लियर दिख तो रहा है, कैसे नहीं कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी ध्यान रखिए, मेरी बातों को सुनिए। इमेज तो बाकी दिख ही रहा है, बाकी चीज़ें अभी पीछे के बल्ब बंद कर दीजिए। पीछे के बल्ब की वजह से तो नहीं है इमेजेज। ब्लैक बोर्ड नहीं है, वो अपना बीच पर बढ़ाएं, वहाँ पे नेट कम होगा, तो ब्राइटनेस बढ़ाएं। क्लियर है सर, कोई बोलता है क्लियर है, कोई बोलता है क्लियर नहीं है। चलिए खैर ठीक है, अभी मैं पाचन मतलब ये टॉपिक पे आऊँगा तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, टेंशन मतलब। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। कैसे पढ़े में पहला आप लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों करने पड़ते हैं, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों करने पड़ते हैं, और आप अगर दोनों करेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। अब तो कैसे पढ़े में एक सवाल तो यह हुआ कि लैंग्वेज का ध्यान रखें, और दूसरा, जब भी बायोलॉजी पढ़ें उसको अपने अंदर लेके पढ़ें। जैसे आप मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए हम ब्लड पढ़ रहे हैं, तो एक उत्सुकता के साथ पढ़िए। जब आप एक उत्सुकता के साथ पढ़िएगा तभी आप बायोलॉजी को अच्छे से समझ पाइएगा। यानी इसको पढ़ने के लिए आप में उत्सुकता बहुत जरूरी है। आप अंदर से एकदम खुद को मोटिवेट करके रखें, आज बायोलॉजी पढ़ना है, मजा आ जाएगा, आज मुझे आंख का एकदम ऑपरेशन कर देना है। ऑपरेशन मतलब समझते हैं ना, यहाँ ऑपरेशन मतलब शल्य चिकित्सा नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ ऑपरेशन का मतलब है कि आंख का पूरा पार्ट से आज खोल के रख देना है, देखना है कि आंख में क्या क्या चीज है। आखिर कभी कभी मोबाइल देखते हैं तो दर्द क्यों देता है आंख मेरा, अच्छा अब आंख आज पढ़ते हैं। तो जब आप उत्सुकता लाइएगा तभी बायोलॉजी को अच्छे से समझ के अपने अंदर निहित कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो होगा कि ऊपर ऊपर पढ़े पता भी नहीं चला। और तीसरा चीज, हमेशा इसमें एग्जाम्पल्स लीजिए। एग्जाम्पल्स कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्जाम्पल्स कहने का मतलब कि जैसे मान लिया किसी को कोई रोग हुआ, अच्छा उसको ये रोग हुआ था इस वजह से हुआ था, तभी तो ऐसा देखा मैंने। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया है, जॉन्डिस क्यों होता है? पीलिया, हाँ उसी को बोलते हैं जॉन्डिस। यकृत बिलिरुबिन का चक्कर है, वो लीवर का फंक्शन है, लीवर गड़बड़ होगा, कुछ काम उसके खराब होते हैं तभी जॉन्डिस होते हैं। अच्छा ऐसा है, उस आदमी के अंदर लीवर खराब था। तो जब एग्जाम्पल लेंगे ना तो आप और प्रेरित होंगे और बायोलॉजी आपके दिमाग में आ जाएगा। बाकी कैसे पढ़ें? रटे नहीं, पहला चीज एकदम भूल जाएं, बायोलॉजी को तो कभी रटिए मत। हाँ डाटा रटिए, मैं नहीं बोलता हूँ डाटा रटिए, जो चीजें हैं जैसे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, ये डाटा है रट लीजिए, लेकिन जहाँ समझने वाला चीज है वहाँ पूरा विस्तार दीजिए और अच्छे से समझिए। बायोलॉजी पढ़ना बहुत कठिन नहीं है। तो इनमें वैसे बच्चे जो साइंस से होंगे या वैसे बच्चे जो आर्ट्स से होंगे, दोनों को समान रूप से मतलब ध्यान में रख के और मैं आपको पढ़ाते चलूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जैसा मैंने हिंदी आपके दिमाग में डाला है, बायो भी वैसे ही आपके दिमाग में पुट कर दूं, ताकि आप एग्ज़ाम जब देने आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इतनी बातें हम ध्यान रखिएगा। चलिए, आज पहला टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। अब आपको दिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र पढ़ाने से पहले मैं एक बार रिव्यू करा दूं आपको मानव पाचन तंत्र का, ब्रीफली शॉर्टली तरीके से कराता हूं, फिर उसको डिटेल में यहां करेंगे हम, ठीक है। एकदम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, मतलब एक ट्रेलर समझ लीजिए। और मैं तो बोलता हूं कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए उसका एक ट्रेलर अगर आपके माइंड में है तो फिर वो पूरी मूवी आपके दिमाग में आ जाएगी। कभी आपने देखा है कि कोई भी मूवी डायरेक्ट रिलीज कर दी जाती है? कभी बता दीजिए ऐसा वक्त हुआ? कभी नहीं। क्यों ट्रेलर दिखाया जाता है? क्या, ताकि लोगों के मन में ये चीज आए, उत्सुकता हो कि तब क्या हुआ, तब क्या हुआ था। होता है ना सर, तब क्या हुआ था। जैसे ये एक मूवी आया था ना तानाजी वाला, इसके बाद क्या होगा। तानाजी का मूवी आया था ना, उसमें दिखाया गया था मराठों का पूरा पावर दिखाया गया था। हिस्टोरिकल मूवी तो आप हमेशा देखिए, साइंस वाले मूवी जो भी बनते हैं देखा कीजिए, बाकी अटर पटर चीज़ें मत देखा कीजिए, मूवी की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक ट्रेलर दिमाग में जैसे ही भरिएगा आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी मैं एक ट्रेलर दिखाता हूँ, फिर आपको बायो अच्छे से समझ में आएगा। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें एक ट्रेलर मन में जरूर लाएं। सबसे पहले क्या टॉपिक है? मानव पाचन तंत्र।
मानव पाचन तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, एकदम शॉर्ट तरीके से समझ लीजिए। तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हमें, यानी जितने भी हम मनुष्य हैं, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन, वस्त्र, आवास। यही बोला गया, भोजन, वस्त्र और आवास। आवास है सबके पास, वस्त्र भी है, चलिए अच्छी बात है। वस्त्र आवास से यहाँ कोरिलेशन नहीं है। अब आते हैं भोजन। भोजन क्यों करते हैं? आपके बॉडी को ऊर्जा चाहिए, इसलिए भोजन करते हैं। हम बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपके बीच, तो उसमें ऊर्जा लग रही है ना, एनर्जी चाहिए ना। तो कैसे मिलेगा? भोजन करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा। अब भोजन में कई तरह की चीज़ होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गए, ये सारे चीज़ होते हैं। अब देखिए, इसका कहानी सुनाते हैं। कहानी सुना दें या फिर ऐसे ही ट्रेलर दिखा दें? जो बोलिए फटाफट। अब कहानी के नाम से तो बहुत सारे लोग कहानी कहने लगेंगे, तो ट्रेलर ही देख लीजिए पहले। जब भी हम, आप सभी को पता है कि मानव शरीर में कितना % जल है? 70% जल है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद पानी तो पीते हैं ना। हाँ, कहानी सुना रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए, कहानी ही है। आप मान लीजिए इसको कहानी कन्वर्ट कर लीजिए। हमने कुछ भोजन लिया, मुंह में डालेंगे तो मुंह में, तो भोजन मान लीजिए मैं इतना लेता हूँ, मुंह में डायरेक्ट डाल के निगल क्यों नहीं देता? क्यों नहीं निगलते हैं आप? तो भोजन को सबसे पहले हम दांतों द्वारा चबाते हैं, और उसी समय यदि किसी ने का गुस्सा निकालना हो तो भोजन को देखिए कस के चबा देते हैं। कहने का मतलब उसी गुस्सा में उसको कस के पीसते हैं। तो दांतों का काम होता है भोजन को काटना, फाड़ना, पीसना। सबसे पहले भोजन जो जाता है, दांत का काम होता है, किसी का काम नहीं होता। सबसे पहले दांत काटेगा, फाड़ेगा, तभी तो लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सेव दे दिया आपको हम, तो मुंह में डायरेक्ट डाल देते हैं, पहले उसको फाड़ते हैं, काटते हैं। अब तो कई तरह के औजार आ गए ना, अब तो चक्कू से काट दीजिए, 20 भाग कर दीजिए, डायरेक्ट डाल दीजिए, अंदर चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पे जो हम खाते हैं, काटते हैं। दांतों का काम है काटना, काटने के बाद जीभ का काम है संवेदी अंग है, इसमें कई स्वाद आते हैं, इसमें स्वाद बड्स जिसको बोलते हैं, कलियाँ यहाँ पे हैं बहुत सारी, स्वेद कलियाँ, उसमें स्वाद आते हैं। जीभों का काम होता है भोजन को इधर उधर घुमाना, और ये चला जाता है फिर इधर इस साइड, लार निकलते हैं। लार जो है उसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो मिलाते हैं भोजन में, और भोजन को एक मतलब क्या बोलते हैं, लुगदी बनाता है, लुगदी, बोलस जिसको बोलते हैं, धकेलता है अंदर, फिर चला जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होगा। ग्रास नली में आते आते फिर ये भोजन चला गया पेट, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में यहाँ पे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, मिलेंगे, है ना, HCl वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर वो भोजन को सड़ने से रोकेंगे। फिर वो उसके बाद जाएगा आगे, आंत तक जाएगा। छोटी आंत, आंत के कितने पार्ट? 2, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब आंत में जाने से पहले भोजन में क्या क्या मिलेगा? तो देखिए, यकृत से निकलेगा बाइल जूस, यानी पित्त रस। पित्त रस का काम क्या होगा? भोजन को सड़ने से बचाना। और भोजन के साथ जो आप बैक्टीरिया डाले हैं, आप मान लीजिए ठीक है, खूब बढ़िया फल को धो लिए, वातावरण को तो नहीं धो रहे ना। वातावरण में दुनिया भर के धूल है, कण है, बैक्टीरिया है, उसको तो नहीं रोक रहे ना। बैक्टीरिया तो छोटे छोटे होते हैं, कैसे देख लीजिएगा, खा रहे तो चला गया, तो उसको मारने का काम करता है। और पित्त रस भोजन को सड़ने से बचाता है। फिर वहाँ पे भोजन पित्त रस मिलेंगे। उसके बाद जब आंत में जाएगा, छोटी आंत, उसके बाद अग्न्याशय का काम होता है। अग्न्याशय इधर से निकाला रस, कुछ अग्न्यासी रस, वो मिला, वो भी पाचक एंजाइम टाइप का काम करेगा। फिर आगे जाएगा भोजन छोटी आंत में। आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत में 3 तरह के रस मुख्य रूप से, आंत रस, और कौन से रस है? अग्न्यासी रस, और एक और कौन सा है, 3 रस निकलते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। और वो क्या करते हैं, भोजन में क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। मतलब जैसे आपने मान लिया कोई तेल का चीज़ खाया, तेल से क्या मिलता है? वसा। तो वसा को तोड़ने का काम, कार्बोहाइड्रेट, शकरकंद खा लिए, कार्बोहाइड्रेट, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसको तोड़ के एकदम छोटा कर देगा। हाँ, पित्त रस, वो तो पित्त रस मैंने पहले बता दिया। तो ये तोड़ के छोटा कर करके और आंत में काफ़ी टाइम तक भोजन को रखते हैं, और भोजन टूटते महीन कण होते फिर एकदम पिस जाएगा। मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ मिल के, और भोजन में फिर जो, अब देखिए किसी भी चीज़ को एकदम मतलब छोटे कण में विभाजित कर दिए, तो फिर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण कहने का मतलब कि उससे जो भी चीज़ें, पित्त रस, अग्न्याशय रस, आंत रस, हाँ वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है, 3 रस निकलते हैं। तो छोटी आंत में मिलके उसके बाद क्या करते हैं, फिर भोजन को
भोजन में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको रुधिर वाहिकाओं को देते हैं। लो भाई, खून को मतलब ब्लड वाहिकाओं को देते हैं, लो तुम बॉडी के हर एक पार्ट में भेज दो, बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड के थ्रू सारा कुछ मिल जाता है हमें, फिर हमको एनर्जी मिल जाती है, यानी ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन इस तरह से होता है, और फिर छोटी आंत के बाद वो फिर जितने भी पचे हुए पार्ट हैं वो तो पच गए, वो तो ले लिया हमारा बॉडी पूरा, और बाकी जो खराब पार्ट बचा, या जिसको बोलते हैं आप खराब पार्ट, वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का काम होता है जल का अवशोषण करते हुए, और जो खराब पार्ट है यानी जो मल है उसको छोटी आंत में मलाशय में स्टोर करेगा, फिर वो गुदा द्वारा बाहर मल निकल जाता है। ठीक है, यही काम है, यही आपको पढ़ना है। क्या दिक्कत है इसमें, बस यही पढ़ना है, ये डिटेल में करना है आपको। ट्रेलर यही था, कहानी हो गई ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं पूरी फिल्म। तो मानव पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, मानव पाचन तंत्र में ध्यान दीजिएगा, दो तरह के पाचन तंत्र होंगे, मतलब दो तरह की चीज़ें होंगी। पहला होगा आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, दो जगह ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। अब इसमें 4 पार्ट होंगे। आहार नाल में हम मुख्य रूप से इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मुख गुहा। कौन सा है? मुख गुहा, जिसको बोलते हैं ओरल या बकल कैविटी, अभी मैं बताते चलूंगा फटाफट। फिर है ग्रास नली, ओसोफागस, बाकी इंग्लिश तो आप लोग पढ़े ही हैं। अमाशय, स्टोमा, ठीक है, जिसको आप लोग पेट कह देते हैं। आंत, इंटेस्टाइन। अब यहाँ है सहायक है संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ। इसके कहने का मतलब एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ मुख्य रूप से आती हैं। पहला है लार ग्रंथियाँ, सालिवरी ग्लैंड्स। इनका भोजन को मतलब मिलाने में, लुगदी बनाने में, उनको धकेलने में, आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है लार ग्रंथियाँ का। और लार ग्रंथियाँ अगर काम करना बंद कर दें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, भोजन फिर चिपक जाएगा भोजन को। जैसे टॉफ़ी खाते हैं ना, टॉफ़ी कभी आप देखिएगा, वो स्ट्रॉबेरी वाला वगैरह वाला टॉफ़ी जो खाते हैं ना, जो चिपकता है, गुड़ जैसा रहता है, जो चिपकता है, कभी आपने फील किया कि जाके चिपक गया इधर, अब उसको हटाना चाह रहे हैं, जीभ से हट ही नहीं रहा है, तो वो अंततः हट जाता है। अंततः कौन हटाता है उसे? लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार ही उसको हटाते हैं। वो पता है क्या करेगा? मिल मिल के थोड़ा थोड़ा पिघलते फिर आपका अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे आपने गुड़ खाया, गुड़ से बना हुआ कोई चीज़ खा लिया, जाके चिपक गया तो उसको बोलस में परिवर्तित करता है, मतलब घोल के अंदर भेजने का काम। यकृत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लीवर। और तीसरा है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। अब देखिए इसके कितने पार्ट किए गए? मुख गुहा के 4 पार्ट हैं। मुख गुहा के 4 पार्ट कौन है? जीभ, तालु, दांत और ग्रसनी। ठीक है, कौन कौन है? जीभ, तालु, दांत और ग्रसनी। अब सबका काम मैं समझा दूंगा, फटाफट देखिएगा। छोटी आंत, आंत को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक तो छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत। आहार नाल का जितना भी हमारा पूरा बॉडी में ये है, सबसे जो बड़ा होता है लंबाई में, वो होता है छोटी आंत। ग्रहणी, इसके 3 पार्ट, ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, अग्र क्षुद्रांत या मध्यांत्र, और क्षुद्रांत जिसको इलियम कहते हैं। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। उसी तरह बड़ी आंत भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, पहला है उंडुक। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया, सीकम ना देके उंडुक दे दिया, मैंने यही बोला था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ताकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर दिया बृहद्रांत यानी कोलन, और मलाशय यानी रेक्टम। ठीक है, अब हम इसका बात करेंगे जीभ का। देखिए जीभ का संरचना किस तरह से होगा। पहले तो पाचन तंत्र समझ लेते हैं थोड़ा, कि इसमें एक्चुअली है क्या करना क्या है हमें। पाचन तंत्र, देखिए मानव के भोजन के मुख्य अवयव क्या होते हैं, मैं अभी ट्रेलर में बता चुका था। मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी हमें आवश्यकता होती है। कभी कभी आप देखिएगा बीमार पड़ते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन सी, फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाती है ना। महिलाओं को आमतौर पर फॉलिक एसिड या आयरन की गोलियां दी जाती है ना। एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया क्या है? पचाने में मदद करता है ये। ठीक है, उपापचयी मतलब पचाना, एक तरह से समझिए इसको। साथ ही साथ शरीर निर्जलीकरण मतलब जैसे आपको हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पानी खूब निकलता है, बार बार आपको मतलब बाथरूम जाना पड़ता है, डायरिया बोलते हैं ना उसको, हैजा, बार बार उसी में जाते हैं ना आप। तो निर्जलीकरण में क्या होगा ना कि बॉडी सबका पानी बार बार निकलते रहेगा,
जैसे अगर कभी पेट खराब हो गया, सिंपली इसको समझ लीजिए, पेट खराब हो गया तो आप 20 बार जाते हैं बाथरूम, 10 बार जाते हैं, क्या होता है उसमें? डिसेंट्री। हाँ, डिसेंट्री होता है, तो सारा पानी बॉडी का निकलने लगेगा। तो निर्जलीकरण को कौन रोकता है? पानी। और उसी समय आपको दे दिया जाता है कौन सा? एक आता है इलेक्ट्रल घोल या जो भी घोल है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो मिला के पीजिए, ठीक रहेगा बॉडी, वही है मेटाबॉलिज्म। बड़े अणुओं को, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे अणुओं में तोड़ना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब एक तरह से पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका मेटाबॉलिज्म निभाता है। बड़े अणु, मान लिया रोटी एक बड़ा पार्ट लिया मैंने, एक टुकड़ा लिया, उसको तोड़ ताड़ के छोटा छोटा कर दिया, वही तो मेटाबॉलिज्म है। शरीर के विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह ठोस एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल, तरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करता है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की यह प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, पाचन में क्या है कि बड़े अणु मिल रहे हैं आपको, उसको एकदम छोटे से छोटे अणु में डिवाइड करना, यही है पाचन क्रिया का काम। अब आते हैं आगे। हमारा पाचन तंत्र पाचन को यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। कुछ रासायनिक विधि हैं, कुछ यांत्रिक विधि इसमें काम करते हैं। पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। जब खिलाड़ी या कोई एथलीट दौड़ के आता है और वह अचानक रुकता है, बोलता है कि अब तो मैं बहुत थक गया, तो उसको तत्काल क्या दिया जाता है? ग्लूकोज देते हैं ना, पीते हैं ना ग्लूकोज। तो पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में। अब जैसे मान लिया जाए आपने शकरकंद खा लिया है ना, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें है, वो क्या किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। वसा को वशीय अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़कर, ठीक है, परिवर्तित कर इन्हें शरीर के लिए अवशोषण योग्य बनाता है। पाचन तंत्र का काम यही है कि जितने भी हम ले रहे हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, वसा हो या प्रोटीन हो, इनको तोड़ ताड़ के इतना तोड़ेगा, तोड़ ताड़ के इनसे जो अवशोषित करके हमारे बॉडी को पहुंचाएंगे, यही है पाचन तंत्र का मेन काम। पाचन क्रिया की खोज किसने की थी? तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। उनको क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जिनका स्ट्रांग होगा वो मतलब जल्दी काम करेगा फंक्शन, या फिर जिसका लीवर अच्छा है, लीवर बहुत बढ़िया है तो उनका पचेगा, खाना बहुत जल्दी अच्छे से पचेगा। जिनका लीवर कमज़ोर है, खाना लेट से पचेगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम होंगे। पाचन क्रिया की खोज अमेरिका के डॉक्टर विलियम ब्यूमो ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख लीजिए एक बार, ये फिगर है ना। पहले में ऊपर में क्या लिखा होगा? मुख। एक बार इसको लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी तो मैं अभी पूरा बता चुका हूँ कि कैसे कैसे भोजन जाता है। मुख में डाले, फिर जीभ है, फिर ग्रास नली, यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होगी। उसके बाद आगे आता है, देखिए यही है स्टोमक, आपका पेट, यही है यकृत, यकृत से ये बाइल जूस निकलता है, जो कि बाइल जूस मतलब पित्तरस, और पित्तरस पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में संचित रहता है, यहाँ मिलता है भोजन के साथ। फिर ये है अग्न्याशय, पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं और इसमें मिलते हैं भोजन में, ठीक है, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। फिर ये आता है छोटी आंत में, देखिए ये वाला गुलाबी वाला छोटी आंत, बहुत लंबा, एकदम ऐसे ऐसे किया हुआ लंबा, छोटी आंत होते हुए ये फिर बड़ी आंत में आएगा और बड़ी आंत से फिर ये गुदा द्वारा बाहर निकल जाएगा। एक ये पीला रंग का दिख रहा होगा आपको, ये है इसको बोलते हैं कृमि रूपी परिशेषिका यानी अपेंडिक्स, इसी को बोलते हैं। हर मनुष्य में अपेंडिक्स होता है, बस यही है कि किसी का अपेंडिक्स पक जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये फिगर, इसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे, एक बार आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं, फिगर लास्ट में दिखा देंगे आपको। मुख, माउथ के दो भाग हैं, एक तो मुख का अग्रभाग और दूसरा है मुख गुहा यानी बकल कैविटी। मुख गुहा किसे कहते हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो दोनों जबड़ों के बीच स्थित एक छिद्रनुमा संरचना होती है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, ये पीछे मिलेगा आपको इधर, ठीक है ना, दोनों जबड़ों के बीच में। मुख गुहा के अंदर की ओर ऊपरी एवं क्षैतिज भाग को तालु कहते हैं। इधर तालु आपको मैंने हिंदी में पढ़ाया था, तालु इधर नीचे है ना, तालु ऐसे उसी से उलटता है जीभ, अंदर में तालु ऐसे नीचे है। मुख गुहा एवं नासा गुहा, अब देखिए मुख का भी छिद्र एक ही है, नाक का भी एक ही छिद्र है। ये जो रास्ता है नाक का, ये भी एक ही जाएगा और मुख वाला भी एक ही जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि खाना खाते समय आपको सरक जाता है,
है ना, सरक जाता है। तो हमारे यहाँ प्रचलन कहावत है कि कोई नाम ले रहा होगा, नाम हम कोई नहीं लेता है। वहाँ पे होता है एक एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कभी कभी काम करना भूल जाता है। वो भूलता कैसा है? आप ही की गलतियों की वजह से। एपिग्लॉटिस, देखिए सारा जो ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ से चलते हैं। हमारा माइंड, जैसे आपको चोट लगी, माइंड कहेगा देखो चोट लगा है, देखो चोट लगा है, खून बह रहा है, अब कहो अरे बहुत चोट लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है, ये माइंड कहता है, तभी आपको पता चलता है। कभी कभी देखिए कटा, पता भी नहीं चला, पैर में चोट लगा हुआ था, पता भी नहीं चला, क्योंकि वो आपका माइंड उस समय कैच नहीं किया उस बात को, या ढंग से उसको पता नहीं चला। जैसे ही ये पता चलता है तभी ये कहता है। भूख लगता है तो आपको कैसे पता चलता है? पेट तो नहीं कहता कि खाना खिला दो, ये कहता है कि देखो खाना खिलाओ, अब नहीं चला जा रहा है, यही कहता है। माइंड आपका कहेगा कि देखो भूख लगा है, कुछ खिलाओ नहीं तो हम रुक जाएंगे। तो आप क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। तो एपिग्लॉटिस काम क्या करता है, अभी आगे पढ़िएगा आगे। एपिग्लॉटिस यहाँ एक ढकनी जैसा रहता है। श्वास नाल और मुख गुहा, ये मुख वाला छिद्र दोनों एक ही जगह खुलता है, मतलब एक ही जगह पूरा ऐसे है, एक इधर से गया एक इधर से गया। अब जब खाना डाल तो कभी कभी नाक में आ जाता है, सरकना मतलब ऊपर आ जाना। तो कभी कभी क्या करता है ना, आप प्रिया की यादों में खो जाते हैं। तो ध्यान तो वहाँ है, मस्तिष्क कहाँ चला गया? कहीं और चला गया। तो मस्तिष्क सोच ही नहीं पाता कि ये काम क्या किया है, खाया है कि सांस ले रहा है। सांस तो आप हमेशा ऐसे ले रहे हैं, ऊपर डाउन अप डाउन, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे छोड़ रहे कर रहे हैं ना। तो वो बेचारा याद में खोया रहता है, तो वो कहता है कि नहीं अभी सांस ले रहा है, खा नहीं रहा है, अभी तो खाना ये खा नहीं रहा है। तो सांस वाला नली खुला रहता है और मुंह वाला बंद हो जाता है। उसी के फलस्वरूप आपका सरक जाता है। उसी को बोलते हैं आप कि कोई याद कर रहा है। याद कोई नहीं कर रहा होता, बल्कि आप किसी की याद में खो जाते हैं, या कोई बात आपके मन में चल रही होती है और वो मस्तिष्क सूचना देना भूल जाता है आपको कि आप मतलब उस अंग को, ग्लॉटिस को सूचना देना भूल जाता है कि ये खाना खा रहा है या श्वास ले रहा है। इसी वजह से सरकता है। मुख गुहा के अंदर की ओर ऊपरी एवं क्षैतिज भाग को तालु कहते हैं। मुख गुहा एवं नासा गुहा नसल कैविटी को तालु अलग करता है। मुख गुहा और नासा गुहा, मुख गुहा और नासा गुहा को अलग कौन करता है? तालु। ये भी याद रखिएगा। मुख गुहा की निचली सतह पर जीभ होती है। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र, जबकि पिछला भाग मुख की सतह से जुड़ा होता है। आगे वाला भाग बिल्कुल फ्री है, जिधर फेंक दीजिए। कभी किसी को क्या करते हैं आप? जीभ दिखाते हैं ना, जीभ दिखा के मतलब ललचा देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। जीभ की वजह से भाषा के कितने रूप, मैंने 3 रूप बताए थे ना, उसमें संकेत भी है। तो संकेत कैसे भी कर दिए है ना। यह फ्रीनुलम से जुड़ा रहता है। अब जो जीभ का लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे अंदर में लास्ट वाला पार्ट, वो किससे जुड़ा रहता है? फ्रीनुलम से जुड़ा रहता है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी यानी फायरेक्स में खुलती है, जो वायु एवं भोजन दोनों का एक ही पथ है। ये ग्रसनी में खुलती है, ठीक है। मुख गुहा कहाँ खुलती है? ग्रसनी में खुलती है, जो दोनों का पथ है भोजन और वायु यानी जो हम लेते हैं। अब आइए जीभ का स्वाद। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, जीभ पर स्वाद के 4 क्षेत्र हैं, देख लीजिए। ये आपका जीभ का पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला भाग है। जीभ का अगला भाग आपको स्वीट यानी मीठा ये दिखाता है, आगे वाला भाग। साइड में ये जो भाग है ये सॉल्टी होगा यानी नमकीन होगा। ये साइड वाला जो भाग है इधर, इसके बाद वाला वो सोर यानी खट्टा होगा। जब आप अचार खाते हैं तो यहीं से कहते हैं आहा आहा मजा आ गया। ये वाला मीठा आपको यहाँ, नमकीन यहाँ, सोर यानी अब बीटर कड़वा यानी तीखा या तीता बोलते हैं, वो पीछे लगता है आपका ये वाला पार्ट। यहाँ जब जाएगा मिर्ची कभी दिखेगा यहाँ काटिए, यहीं तक रहा तो पता भी नहीं चलता है। प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग में कई बार आप फेल भी हो जाएंगे क्योंकि लार उससे जुड़ा हुआ है। तो लार यहाँ से अगर खींच के वो लार अंदर तक ले गया, तुरंत आपको जैसे दांत से खाली काट दीजिए, आपको तीखा नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि लार भरा हुआ है मुंह में, तो लार मतलब एक तरह से करंट समझिए, वो धारा प्रवाह तुरंत खींच के ले जाता है वहाँ तक कि देखो ये मिर्ची काट लिया है, और वो यहाँ तक जाता तुरंत आप कहते हैं मम्मी बचा लो, है ना। भोजन का पाचन अब स्टार्ट करते हैं। भोजन की पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ से प्रारंभ होगा? मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मुख से तुरंत। अब मुख गुहा में पाचन समझिए। मुख गुहा के 2 कार्य हैं। भोजन का चवर्ण माने भोजन को चबाना और निगलने की क्रिया। चवर्ण और निगलने की क्रिया ये किसका है? मुख गुहा का। चलिए अगले पार्ट में लार की मदद से। अब लार देखिए मिलेगा, दांत
और जिह्वा यानी जीभ, लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। मैंने क्या बोला, जीभ एकदम इधर उधर एकदम लपेटा लेके, कभी कोई टेस्टी चीज़ खा लिए तो जीभ को देखिए, जीभ बड़ा मतलब परेशान करता है इंसान को। ये जीभ ही है कि मानव जीवन को, मानव को परेशान करके रखा है। ये खाओ, पानी आ जा रहा है, आज तो ये खिला दो। यहाँ जीभ आपका ये कहता है, यहाँ से जीभ जैसे इधर उधर करेगा, ये तुरंत कहेगा कि देखो खिलाने के लिए कह रहा है, क्या खाओगे? तो रसगुल्ला, नहीं रसगुल्ला नहीं खाएंगे, मलाई चप खिला दो आज। तो ये बातें होती है जीभ ही, मतलब जीभ ही मतलब सब कुछ करता है। तो जीभ का काम क्या है और दांत का, ये भोजन को अच्छी तरह हिला डुला के चबाते और मिलाते हैं। मिला दिए। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां कितनी है? 3 जोड़ी। गाल में कर्णपूर्व, इधर पीछे निचले जबड़े में, इधर निचले जबड़े में इधर अंधोजभ या अचुंबकीय है, और जिह्वा के नीचे अधोजिह्वा, जीभ के नीचे अधोजिह्वा। 3 प्रकार की ग्रंथियां यहां पाई जाती है। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। ठीक, मुख गुहा में पहुंचा। लार में यानी सालिवा होगा, यहाँ पे ए होगा। सालिवा में 99% जल होता है, और आप सभी को पता है कि जल बहुत निर्मल होता है, और जल अगर किसी के साथ दोस्ती दिखाएगा तो वो बहुत कुछ कर देगा। जल किसी के साथ दुश्मनी दिखाएगा तो उसकी जान को भी ले लेगा। कभी आप वाटरफॉल पे जाके ऊपर खड़े हो जाइए, उससे ऊपर से नीचे उठा के पटक देगा, आप मर जाइएगा। जल इतना धारा प्रवाह होता है। कभी बाढ़ आता है तो देखिएगा कि जल में आप खड़े हैं और तेज़ी से उधर बाढ़ आया तो आपके शरीर को भी तोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका शरीर को घुमा फिरा के हड्डी तक टूट जाती है, इतने प्रवाह तेज होते हैं। 99% जल और 1% एंजाइम होता है। एंजाइम जहाँ भी आपको वर्ड लिखेगा लगभग जगह पचाने का काम करता है। एंजाइम का काम होता है पचाना भोजन को। लार में मुख्यतः 2 पाचक एंजाइम होते हैं जिनका नाम है टाइलिन या एमाइलेज और लाइसोजाइम। टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज का पीएच मान होता है 6.8, और जिसका भी पीएच मान 6.8 होगा वो क्या होगा? क्षारीय कि अम्लीय होगा? क्षारीय, अम्लीय होगा। देखिए पीएच मान, एक चीज मैं समझा देता हूं एक ही बार, आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 14, 8, 9, 10, 11 क्रम से, इस तरह से यहाँ 0 से लेके 7 तक। ठीक, 7 जो होगा, जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल या उदासीन। ठीक है, ये होगा जल का पीएच मान होता है 7 और वो होगा न्यूट्रल। ना तो आपको सर इंग्लिश में कुछ वर्ड बोले, वर्ड तो बोल ही रहे इंग्लिश में, फिर कहाँ आपको लग रहा है कि नहीं बोल रहे हैं? वर्ड तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए ना, वर्ड तो बोल ही रहे हैं। अब जिनका जैसे न्यूट्रल, अब न्यूट्रल क्या इंग्लिश वर्ड ही है, बोल तो रहे इंग्लिश वर्ड है ना। जिसका पीएच मान 7 होगा वो होगा न्यूट्रल यानी उदासीन। जल का पीएच मान 7 होता है, ये ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। जिनका मान 0 से लेकर 7 तक होगा वो होंगे अम्लीय। अम्ल का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। और जिनका भी पीएच मान 7 से 14 होगा वो होंगे क्षारीय। क्षार का स्वाद जो होगा वो होगा कड़वा। तो ये इतनी बातें केवल आपको अभी याद रखने बायो में। ठीक है, जिनका भी पीएच मान 7 से लेके मतलब 0 से लेके 7 के बीच होगा वो अम्लीय होंगे, उनका स्वाद होगा खट्टा। जैसे नींबू का पीएच मान अम्लीय होता है, खट्टा होता है नींबू, है ना। क्षारीय कौन होगा? जिसका 7 से 14 के बीच मान होगा वो होगा कड़वा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका मान क्या है? 6.8। बताइए अम्लीय है या क्षारीय? अम्लीय है, वेरी गुड, क्योंकि 7 से कम है, अम्लीय होगा। टाइलिन या एमाइलेज जो है उसका पीएच मान क्या होगा? 6.8 यानी ये अम्लीय है। स्टार्च इसमें अगर टाइलिन मिलेगा तो ये टूट के माल्टोज में बदलेगा। ठीक, कहने का मतलब कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें अगर टाइलिन मिल रहा है तो माल्टोज में तोड़ ताड़ के उसको कन्वर्ट कर रहा है। ये मानव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत मुख गुहा में भोजन के स्टार्च यानी मंड, स्टार्च को क्या बोलते हैं? मंड को टाइलिन एंजाइम डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। अब वो तोड़ के क्या कर दिया? छोटा कर दिया। ठीक है, लगभग 30% स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम करता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा, कहाँ करता है? 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम करता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? यह जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। मान लीजिए कोई जीवाणु बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गया तो अब तो संक्रमण फैला देगा वो,
तो उसको रोकता है कौन? ये एंजाइम बोलता है कि नहीं तुमको कुछ नहीं करने देंगे, जाओ तुम आगे, तुमको मारने के लिए, तुमको ख़त्म करने के लिए आगे बहुत सारे रस हैं, वो हटा देंगे तुमको। ये याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन यानी परसिस्टाल्सिस बोलते हैं इसको। ये है क्या क्रमाकुंचन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ये कौन सा है? पाचन क्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ये वाला, अब ध्यान दीजिएगा, है ना। बोलस। बोलस मतलब क्या हुआ? बोलस किसको बोलते हैं? वो जो भोजन होता है। पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन द्वारा ग्रासिका में, मैं अगर बात करूं इनकी ये कैसे काम करते हैं, देखिए ये धकेलने का काम करता है एक तरह से, ये समझ लीजिए। ये कैसे धकेलेगा? जैसे मान लिया जाए यहाँ ऐसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे है, भोजन यहाँ आया, तो अब देखिए पूरा ऐसे कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है कि भोजन मान लीजिए यहाँ ऐसे आया तो ये फैल जाएगा, फिर धकेलेगा, फिर यहाँ धकेलेगा, फिर यहाँ फैलेगा, ऐसे। मतलब ये एक रास्ता है जिसमें बोलस को आप डाले, ये फैले, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, और ऐसे कर करके धकेलते जाएगा भोजन को आगे। इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन। मैं सिंपली समझा दिया, बाकी यहाँ समझिए। पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन द्वारा ग्रासिका में आगे बढ़ता है, फिर यह अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में, फिर बृहदांत और अंत में गुदा तक क्रमाकुंचन के द्वारा आता है। मतलब ये ऐसे सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा फैला, ऐसे करके बोलस को धकेलते रहता है। धकेलने का काम ये क्रमाकुंचन द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमाकुंचन, ठीक है। अब आते हैं दांत यानी टीथ। मुख गुहा में प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक खांचे में स्थित होते हैं, मतलब सांचे या खांचे कहिए। इस व्यवस्था को गर्त दंती यानी थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट कभी कभी पूछ देगा कि थीकोडोंट क्या है, तो क्या बोलेंगे? एक व्यवस्था है जिसमें दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। हमारा जो दांत है वो एकदम जबड़ा में ऐसे पैक है, अभी इसके अंदर देगा तो रूट मिलेगा। नहीं सुने हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट दांतों के लिए किया जाता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है दांतों के लिए? दांत जब आपका अंदर से कीड़ा लग जाएगा, सड़ जाएगा, तो दांत ऊपर, दांत का ऊपरी पार्ट बच जाएगा, लेकिन वो नस होता है एक, उसको मतलब वहाँ पे कीड़ा को मार के काट के निकाला जाता है, हटाया जाता है, और फिर उसकी जगह भरा जाता है क्या? मसाले भरे जाते हैं, या फिर जो भरवाइए उसमें आप। मनुष्य तथा अधिकांश स्तनधारियों के जीवन में 2 तरह के दांत होते हैं। दूध के दांत 8 वर्ष तक लगभग गिर जाएंगे, ये 20 होते हैं लगभग, देखा गया है 8 वर्ष तक, जाते जाते 8, 9, 10, आमतौर पे 8 वर्ष तक दूध के दांत गिर जाते हैं। अब किसी के 12 वर्ष में गिरेंगे तो भाई उसका कहना मुश्किल है, हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन भी हो। तथा अस्थायी दांत आते हैं। एक तो होगा अस्थायी, जिसको दूध के दांत कहते हैं, है ना। इस व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती कहने का मतलब कि हमारे मानव ग्रंथि में क्या है, हमारे मानव बॉडी में मतलब 2 तरह के दांत होंगे, एक तो दूध का और दूसरा स्थायी दांत। इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? द्विबार दंती कहते हैं, यानी डिफोडेंट कहते हैं। डाइफोडेंट या डिफोडेंट कहिए। कुल 32 दांत होते हैं जो अस्थायी हमारे हैं। वो कैसे हैं देख लीजिए। अब देखिए 4 प्रकार के दांत हमारे मानव शरीर में होते हैं, ठीक। पहला है कृंतक यानी इंसीजर। इनका काम होता है भोजन को काटना। मैं एक बार दिखा देता हूँ। कृंतक ये सामने वाला होता है, ये सामने वाला, ठीक। रदनक यानी केनाइन, ये नुकीले दांत जो भोजन को फाड़ते हैं, यहाँ पे होता है। 2 ही होते हैं, इधर इधर ऐसे ऐसे, 2 दूना 4, ठीक है ना। केनाइन 2 दूना 4 होंगे, मतलब नहीं सॉरी, एक ऊपर ऐसा होता है ना, ये ऐसे ऐसे, हाँ 2, और 2 नीचे भी तो होंगे। दांत जो भोजन को फाड़ते हैं ये होंगे नुकीले दांत। अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, भोजन को पीसना, और मोलर, प्रीमोलर मोलर इधर पीछे हैं आपके। एक होगा चवर्णक, इनका काम होता है पीसना तथा चबाना, ठीक। अब देखिए कैसे कैसे हैं। इंसीजर कितने हैं? तो 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक। 2 ऊपर 2 नीचे, कितना हुआ? 4। केनाइन 1 और 1 2, प्रीमोलर 2 2, मोलर 3 3, तो टोटल जोड़िएगा तो 8 8 16, 16 दूना 32 दांत, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। प्रत्येक जबड़े के अंतिम चवर्णक को बुद्धि दांत यानी विजडम टूथ कहते हैं। चवर्णक सबसे लास्ट में इधर होगा, अग्र चवर्णक थोड़ा पहले होगा। ये अग्र चवर्णक जो है उसके सबसे लास्ट में आता है विजडम टूथ। कभी कभी देखिएगा 32 वर्ष 30 वर्ष में विजडम टूथ निकला करते हैं, ये भी देखिएगा। अब आइए यहाँ पे है, संरचनात्मक दृष्टि से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टूथ
संरचनात्मक दृष्टि से दांत के 3 भाग होते हैं, ठीक। शिखर, ग्रीवा और जड़, यही है रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। शिखर यानी क्राउन। अब क्राउन को देखिए क्या बोला गया है, पहले तो ये समझ लीजिए क्राउन के 2 पार्ट होंगे, एक तो इनेमल, इसी को आप लोग बोलते हैं इनामिल, एक्चुअली ये इनेमल है, ठीक है, इनामिल बोल दीजिए चलेगा। और दूसरा है दंत वल्क। इनेमल जो है इंग्लिश वर्ड है, दंत वल्क हिंदी शब्द है। मनुष्य के पूरे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, यानी सबसे कठोरतम भाग, वो होता है दांत का इनेमल, ये भी याद रखना है आपको। और दूसरा होता है डेंटिन। ग्रीवा समझिए, नेक बोल रहा हूँ मैं, नेक के 3 पार्ट होंगे, मसूड़े, मज्जा यानी पल्प, और मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी, ये 3 पार्ट हुए इसके ग्रीवा के। और जड़ में आइए, जड़ में 4 पार्ट होंगे, रूट कनाल, सीमेंटम, तंत्रिकाएं एवं रक्त वाहिकाएं, क्योंकि दांत में रक्त बहता है ना, दांत में रक्त बहेगा ना, ब्लड में कभी ऐसा ब्रश करते समय कभी लग गया तो दांत से खून निकलता है। और जबड़े की अस्थि यानी जॉ बोन, ठीक है, ये याद रखिए 3 पार्ट। अब आते हैं इनेमल यानी दंत वल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, यह दांत की सबसे बाहरी परत है, दांत की सबसे बाहरी परत है। कभी कभी ऐसा बोला गया है, देखिएगा डॉक्टर लोग के पास जाइएगा आप ये साफ़ करवाने दांत, तो कभी कभी बोलता है लोग कि ज़्यादा साफ़ मत कराओ नहीं तो आपके दांत का इनेमल खराब हो जाएगा, है ना, लोग बोलते हैं ऐसा। जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या टिश्यू या ऊतक बोलिए आप, द हार्डेस्ट पार्ट या टिश्यू होता है, यह दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, दूसरा है डेंटिन। हाँ, अब इनेमल में ये क्या है, इनेमल 98% कैल्शियम लवण, जिसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये बना होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बचपन से जो मतलब एक तो होता है कि बचपन से 2 साल 3 साल तक माता का दूध सेवन किया बच्चा, और उसके बाद जो हमेशा दूध पिया होगा, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, चलिए कोई भी हो, है ना। मानव शरीर में मतलब पाचन, मानव शरीर के मतलब जो आहार में सबसे प्रमुख स्थान माना गया वो दूध को माना गया है। दूध से क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी मिलता है, मैं पूछ रहा हूँ विटामिन सी मिलता है दूध से? पुअर सोर्स होता है, मिलता ही नहीं। विटामिन सी क्यों मिलेगा, मिलेगा ही नहीं उनसे, उसमें कहाँ से मिलेगा। अब दही मत ले जाइएगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा दूध से। और दूध में ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम 2 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है हमारे दांतों के लिए और दूसरा हमारे हड्डी के लिए। मिलता है सर, ये कौन बोल रहे हैं कि मिलता है कैल्शियम, ये विटामिन सी मिलता है दूध में, बता दीजिए मुझे, विटामिन सी दूध में मिलता है? ये जो बोल रहे हैं ममता सिंह, बताएं आप, विटामिन सी अगर मिलता है तो बताएं मुझे। दूध में मैंने पूछा विटामिन सी मिलता है, इन्होंने बोला हाँ सर मिलता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाएगा, कैल्शियम मिलता है। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, मैंने क्या बोला था भूल गए। हाँ, जो बच्चा बचपन से दूध का सेवन करता हो, गाय का हो या भैंस का हो, उसकी हड्डी और उसके दांत बहुत मजबूत होते हैं। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब वो बच्चा बूढ़ा होता है, वही बच्चा जो हमेशा दूध का सेवन किया है, ठीक है, तो उसके दांत आमतौर पे, यदि वो 80 साल 85 साल का है, आमतौर पे नहीं गिरते हैं। कारण क्या है, मजबूत है उसका पूरा ये दांत वाला पार्ट, हड्डी उसके बिल्कुल टूटेंगे नहीं, थोड़े मजबूत होंगे आमतौर पर। दूध में देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, दूध में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, डिपेंड करता है कि वो दूध में कितना पानी मिलाया गया है। तो अपने घर के अगर हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, बाकी पानी वाले नहीं बोल रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती देता है, किसको, इनेमल को, ये याद रखिएगा। अब आते हैं डेंटिन। यह परत इनेमल के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक है, इनेमल के ठीक नीचे क्या होगा, डेंटिन, तथा शिखर जड़ तक फैली होती है। डेंटिन क्या करता है, गर्म और ठंडे दोनों पदार्थों को दांतों से सुरक्षा करती है। कभी देखिएगा, पीजिएगा ना आप,
अरे इनका क्या हो गया भाई सर, मिल्क को गर्म करने के बाद विटामिन सी इंड हो जाता है, कैल्शियम डाइजेशन में और कैल्शियम डाइजेस्ट होने में विटामिन डी चाहिए। अभी मैं डाइजेशन नहीं करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। टीथ में पायरिया क्यों होता है? दांतों को साफ़ ना करें पायरिया हो जाएगा, दांतों में गंदगी भरी है पायरिया होगा, उसके कारण दांत को ठीक से साफ़ नहीं करेंगे उसके कारण पायरिया होता है ना। चलिए ग्रसनी में आते हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग सारा अपना प्रॉब्लम निकाल के रख देंगे कि सर ये पेट खराब क्यों होता है, आंख दर्द क्यों देता है, कान दर्द क्यों देता है, ऐसे मत पूछिएगा, है ना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर ना समझिएगा। चलिए मुख, ये ग्रसनी देखिए, फारेक्स यह मुख गुहा का पीछे का भाग है। फारेक्स क्या है? फारेक्स जो है यह मुख गुहा के पीछे का भाग है। इसमें दो समान छिद्र होते हैं। एक तो होता है देखिए भोजन को निगलने का लास्ट में यहाँ देखिएगा ऐसे, और दूसरा नाक, ये इसका भी जाके वहीं मिलता है। ठीक, इसको मैं एक फिगर में दिखा दूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लिया जाए ये है नाक का मार्ग, ये कुछ नाक का मार्ग है और ये मुंह का मार्ग है। अब देखिए एक ही बन गया, मतलब ये खुला रहेगा, सॉरी ये बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस रहेगा, ये ढकनी, ये ढकनी ऐसे बंद होगा, ऊपर में रहेगा, मतलब कभी यहाँ बंद होगा कभी यहाँ बंद होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे होगा, मान लिया जाए, फिर से मैं एक बार दिखा दूँ, ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, तो ये ऐसे आ गए। ओहो, जैसे एक पार्ट यहाँ से आया, एक पार्ट यहाँ से आया, अब ये ऐसे आ रहा है नीचे में, तो यहाँ पे एक ढकनी होता है, ऐसा ढकनी जो कभी ये बंद कर देगा कभी ये बंद कर देगा, इसी को बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस अगर ठीक से काम नहीं करता तभी कभी कभी क्या होता है, हमारा खाना वो नाक तक चला आता है। यह मुख गुहा का पीछे का भाग है, इसमें दो समान छिद्र होते हैं भोजन निगलने और श्वास लेने के लिए। ग्रसनी से निकलकर गलेट, भोजन होगा, अच्छा, ग्रसनी से निकलकर ग्रास नली में खुलती है गलेट, और कंठ द्वार यानी ग्लॉटिस श्वास नली ट्राकिया में खुलती है, ठीक लिखा हुआ है। ग्रसनी से निकलकर गलेट जो है ग्रास नली में खुलती है, मतलब उसका जो मार्ग होगा वो ग्रास नली में जाके खुलेगा, और ये कंठ द्वार श्वास नली ट्रैकिया में खुलता है, श्वास नली में खुलेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, आपसे एपिग्लॉटिस नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछ देगा उपास्थि ढकनी किसको कहते हैं। देखिए एपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं उपास्थि में घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं? उपास्थि में घाटी ढक्कन बोलते हैं। और ये काम क्या है, चपटी संरचना जो कंठ द्वार से आगे स्थित होता है, कंठ द्वार से थोड़ा आगे स्थित होगा। भोजन निगलते समय यह कंठ द्वार को क्या करता है, भोजन निगलते समय कंठ द्वार क्या करेगा, खोलेगा, बंद कर देगा, ढक देती है, जिससे क्या करेगा, कंठ से ही तो आप उच्चारण करते हैं ना, इस जिससे क्या होगा, भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। और अगर ये काम नहीं करेगा तो भोजन उल्टे पुल्टे काम करने ऊपर आने लगेंगे। दूसरा आते हैं ग्रसिका या ग्रास नली और एसोफागस। मुख गुहा से लार युक्त भोजन, भोजन में क्या मिला है, लार मिला हुआ है। वो बोलस, बोलस किसको बोलते हैं, लार का श्लेषम भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, बोलस कहने का मतलब कि ये जैसे भोजन आपने लिया, चिपकाने में, भोजन को चिपकाने मतलब भोजन लिए टूट टूट के अलग अलग है, उसको एक जगह चिपका के और एकदम ऐसे बना देगा। सत्तू खाते हैं ना आप, तो कैसे उसको एक जगह मिलाते हैं, वैसे मिला के और अंदर धकेलने का काम करेगा, यह है बोलस। ग्रसनी से ग्रसिका ग्रास नली में चला जाता है। ग्रसनी से जो है ये जो बोलस जो है यानी भोजन जो है, ग्रसिका को ही ग्रास नली बोलते हैं, उसमें चला जाता है। ग्रसनी से भोजन लिए, ग्रसनी में गया। अरे एक ही देखिए, आप लोग एक ही चीज़ पर बार बार डिबेट क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला दूध में विटामिन सी होता है, आप सीधे बोलिए एक लाइन में नहीं होता है। बार बार इस पर डिबेट मत कीजिए ना एक ही चीज़ों पे। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि दूध में विटामिन सी होता है, आप कहिएगा सर होता है, वहाँ ऑप्शन होंगे नहीं होता है, बस हटिए वहाँ से, एक चीज़ से निकल के दूसरे में आइए ना। अब वो वहीं अटके हुए हैं, यहाँ आइए, अभी बाद में लास्ट में डिबेट कीजिएगा। ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली में, ठीक। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है, ग्रसिका मतलब ग्रास नली, ये वाला जो यहाँ से देखिएगा यहाँ तक अमाशय तक जाता है, लंबा नली है। उसका कुछ काम नहीं है उसका काम केवल इतना ही है कि भोजन को अमाशय तक पहुँचा देना, वहाँ पे कोई पाचन क्रिया संपन्न नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रास नली में कोई भोजन अच्छा
ग्रास नली में जो है भोजन चला जाएगा। भोजन का काम क्या होता है वहाँ पे पहुँचाना होता है अमाशय तक, वहाँ कोई पाचन क्रिया संपन्न नहीं हुआ। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्यपट से होते हुए पश्च भाग में, मतलब पीछे के भाग में जे आकार के थैलीनुमा अमाशय, अमाशय को देखिएगा कुछ इस तरह से है, ऐसे जे, अभी दिखाएंगे आपको खोलेंगे तो, या फिर ऐसे करिएगा तो जे आकार का एकदम दिखेगा, सिंपल ऐसे जे आकार का दिखेगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, फोटो में देख लीजिए एक बार अमाशय, देखिए ये जे आकार का ऐसे एकदम जे, ऐसे जे, तो ये अमाशय, यही है ग्रास नली। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ग्रास नली में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ग्रास नली में भोजन को पचना नहीं है, केवल ये मतलब बोलस को भेजता है यहाँ तक, अमाशय में फिर जो भी होगा होगा, ठीक है। चलिए अमाशय कहाँ थे हम लोग, हाँ यहीं पे थे। अमाशय में खुलता है, थैलीनुमा अमाशय में ये खुलता है, क्या, ग्रास नली। क्रमाकुंचन, जिसके बारे में मैंने बताया है, प्रक्रिया के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। याद रखिएगा, अगर क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया बंद होती या नहीं होती तो भोजन वहीं का वहीं रह जाता। यही है, धकेलते रहता है ऐसे कि जाओ आगे बढ़ो, वीर सैनिक हो आगे बढ़ो, तब वीर सैनिक आगे बढ़ के अमाशय में आते हैं। अब अमाशय में आते हैं, बेचारे शहीद होने जा रहे हैं। ग्रास नली और अमाशय के बीच एक वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है, एक वाल्व होता है, वाल्व, वो पुनः भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है। जैसे मान लिया जाए मैंने आपको यहाँ से ऐसे भेजा, अब वो वापस भी तो आ सकता है, तो वहाँ पे ग्रास नली के पास आपका क्या लगा, अमाशय और ग्रास नली के बीच में एक लगा रहता है वाल्व स्फिंक्टर। जैसे ही भोजन गया वो बोलता है बंद हो जाओ। मान लिया हम खाना खाए, तुरंत कोई आके बोला कि नहीं एक मीठा उठाइए ना, फिर मीठा उठाए, तो ये वाला चीज़ बोलता है उसको, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ही है पूरे बॉडी का नियंत्रण का केंद्र। हमारे मानव शरीर के पूरे बॉडी का नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क करता है। आज आप सोच लिए कि मेरा दिन बुरा है, पूरा दिन बुरा। आज आप सोच लिए कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, आपका सब कुछ अच्छा, आपका पूरा बॉडी ठीक से काम करे। आज आप सोच लीजिए कि बीमार है, आधा शरीर आपका बीमार हो जाएगा। तो ये कहता है कि देखो भाई एक मीठा खाया है, खोल दो, दरवाज़ा खोलो, तो खोलता है कौन, ये अमाशय और ग्रास नली का खोलता है, फिर वो बंद हो जाएगा अपने आप। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। अब आइए अमाशय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टोमक, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोमक। यह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। मैंने अभी आपको दिखाया अमाशय कहाँ होता है। अमाशय में मुख्यतः 3 भाग हैं। अग्रभाग जिसको बोलते हैं कार्डियक या जठरागम भाग, कार्डियक अंग्रेजी बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं अग्रभाग या जठरागम भाग। इसमें ग्रास नली आके खुल जाती है, बस, ठीक। दूसरा भाग बीच में होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य भाग या फंडिस, ठीक। और तीसरा भाग होगा इंपॉर्टेंट, ये पश्च भाग या जठर निर्गमी, पाइलोरिक जिसको बोलते हैं। इसका निकास छोटी आंत में होता है। भोजन जब गया अमाशय तक गया तो फिर छोटी आंत में उसको भेजिएगा ना, तो ये पश्च भाग या जठर निर्गमी, ठीक। चलिए, जठर मतलब होता क्या है वैसे अगर बोले तो, जठर मतलब पेट होता है, नहीं बोलते जठराग्नि, पेट की आग। अमाशय प्रोटीन पाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए अब अमाशय में, स्टोमक में क्या होगा, प्रोटीन पचेगा। प्रोटीन पचने का यहाँ मेन काम यही होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक। अमाशय की म्यूकोशा में जठर ग्रंथियाँ स्थित होती हैं जो जठर रस स्रावित करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अमाशय से क्या निकलता है, जठर रस। जठर रस जिनका पीएच मान 1.8 होता है, ये अम्लीय होंगी या क्षारीय, अम्लीय होंगी, वेरी गुड। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। अब देखिए कौन कौन, म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भोजन को लपेटने, आगे बढ़ाने। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ टाइप का होता है, ठीक है ना। चलिए, ये म्यूकस, अगर हम बोले म्यूकस की बात करें, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होगा जो मतलब चिकनापन रखेगा बॉडी में। जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ आपके बॉडी में, एक पाइप है उसमें कोई चीज़ डाल दिया आप, एक कोई भी चीज़ डाले उसमें, और पाइप में चिकनाहट नहीं होगा तो वो पाइप को जहाँ जहाँ थोड़ा प्रेशर पड़ेगा काटते जाएगा, होता है ना ऐसा। चलिए, दूसरा है पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती है। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, ये वाला, ये याद रखिए आप, तीनों में ये याद रखना ही है, भित्तीय या ऑक्सिंटिक
ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैज कारक स्रावित करती है, और यही नैज कारक जो है विटामिन B12 का अवशोषण करती है। विटामिन B12 का अवशोषण कौन करता है? नैज कारक। नैज कारक स्रावित कौन करता है? अमाशय। अमाशय में कौन करता है? तो भित्तीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं करती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब आप ये जो अमाशय में जो है 4-5 घंटे भोजन का संग्रहण रहता है, मतलब अमाशय में 4-5 घंटा भोजन रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, भोजन को पचने में कितना टाइम लगता है? लगभग 4 से 5 घंटा भोजन पचा लीजिएगा। भोजन को पचने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं, ये याद रखिएगा। कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं भोजन पचने में। 4-5 घंटे तो आपका अमाशय रखेगा, मतलब पेट में रहेगा, उसके बाद फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, तब ना निकलेगा। 2-2 घंटे में खाते हैं ये तो अच्छी बात है, खाते रहिए 2-2 घंटे में। अमाशय के पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। ठीक, डिपेंड्स ऑन फूड। हाँ वो तो है, डिपेंड्स ऑन फूड। आमतौर पे हम जो भोजन करते हैं वो लगभग 11-12 घंटा लगा ही लीजिए आप, उतने टाइम में पचते हैं आमतौर पे जो भोजन करते हैं। अब ऐसा भोजन मत करिए, अब हाथी का मतलब मांस अगर खा लिए तो फिर मत कहिए 3 दिन में नहीं पचेगा, वो हो सकता है। एक बात कह रहे हैं, हाथी की जो चमड़ी होती है बहुत हार्ड होती है ना। हाथी को देखिए 1 डंडा मारिए, उसको कुछ पता चलेगा? लेकिन अगर कहीं आपको 1 डंडा मार, मुर्गी को 1 डंडा मार दीजिए, मुर्गी मर जाएगी। तो मुर्गी का जो मांस होता है बहुत सॉफ्ट होता है। उसी तरह जैसे जैसे जीव बढ़िएगा तो वो हाथी का वो बहुत होता है। खैर, जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम पेप्सिन, रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? दूध में क्या दूध को पचाने का काम करता है रेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बॉडी में हमारा कई तरह का मतलब जो बैक्टीरिया उनको मारेगा। म्यूकस, गैस्ट्रिक लाइपेज आदि आते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज में गैस रस। हाँ क्या अब मैं कैसे बता दूं? आपकी इच्छा है, डिपेंड आप पे करता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, ये तो हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज इत्यादि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, अब ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट सब याद रखना है आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन को सरल अणुओं पेप्टाइडो, पहले प्रोटियोज फिर पेप्टोन से बदलते हैं। ये मैंने बोल तो दिया लेकिन इसको समझाता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिमाग में मतलब आते रहें। देखिए क्या बोला गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी HCl होना चाहिए। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, प्रो एंजाइम जो होते हैं पेप्सिनोजेन वो किस में कन्वर्ट होंगे? तो ये पेप्सिन में बदलकर, सक्रिय पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है, यानी पेप्टाइडों में तोड़ता है। प्रोटीन आप लिए वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। अब देखिए कैसे तोड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पेप्सिनोजेन ये साथ में मिला हुआ है, प्रोटीन का तोड़ क्या कहलाएगा? पेप्टाइड कहलाएगा। ठीक, रेनिन का काम क्या है? अब रेनिन देखिए क्या करता है, नवजातों के जठर रस में रेनिन नाम का प्रोटीन अपघटनीय यानी डीकम्पोजेबल एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाते रहता है। कभी कभी देखिएगा बच्चे को जब माँ का दूध नहीं होता है तो भैंस का दूध दिया जाता है। अगर भैंस का दूध एकदम प्योर भैंस का दूध दे दीजिएगा तो बच्चा हमेशा उल्टी करते रहता है, वोमिटिंग करते रहता है। उसका कारण क्या है कि भैंस के दूध में फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, गाय के दूध में फैट थोड़ा कम होता है। भैंस के बनिस्बत में बोल रहा हूँ। ठीक, तो जल्दी वसा को पचाएगा नहीं, रेनिन ही तो काम करता है। तो रेनिन जो प्रोटीन है वो वसा को पचाने में मदद करता है। दूध से क्या, दूध में क्या है? वसा है ना, दूध से ही तो घी बनता है ना। तो ये बच्चों में क्या होता है, नवजातों के जठर रस में, जठर रस कहाँ होता है? स्टोमक, अमाशय में। गाय का ही देना है, मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बता रहा हूँ तो आप लोग सजेशन करने लगते हैं गाय का देना है, दीजिएगा ना, टेंशन मत लीजिए। नवजातों के जठर रस में रेनिन नाम का प्रोटीन जो है वो क्या करता है? अपघटन का काम करता है, जो दूध को पचाता है। ठीक है, जैसे रेनिन है, दूध में उपस्थित क्या होगा? कैसिनोजन, वो केसिन में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है? वसा का पाचन करके, अब देखिए गैस, अब नहीं बोलते कि गैस हो रहा है, गैस हो रहा है बोलते हैं ना। वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में ये बदलता है। ठीक है, कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। म्यूकस देखिए जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। अब जठर रस में क्या है? अम्ल है,
और अमाशय की रक्षा करता है। अम्ल का काम देखिए क्या होता है, अम्लीय मतलब जो जैसे देखिए पेट में जो होगा ना, अगर ज़्यादा अम्ल हो गया ना तो वो पेट को नुकसान करेगा, पेट के भीतरी दीवारों को चोट पहुंचाएगा, मतलब पेट के भीतरी भागों को नुकसान पहुंचाएगा। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक तरह से अगर देखा जाए तो वो खराब भी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उससे रक्षा कौन करता है, उसके प्रभावों को कम कौन करता है, तो ये म्यूकस करता है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होगा, वो एकदम बोलता है कि ठीक ठाक से रहो भाई। उसके बाद है आंत। आंत, अब आंत के कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन? एक तो होगा छोटी आंत, एक होगा बड़ी आंत। मानव शरीर में 2 प्रकार के आंत होंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब देखेंगे हम लोग छोटा छोटा बात। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताएं। बाकी कुछ डाटा आपको याद करने हैं, वो आपको तो करने ही होंगे, है ना। कोई दिक्कत है तो बताएं। चलिए अब देखिए, छोटी आंत में अमाशय से निकलकर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अमाशय में भोजन कितने देर रहेगा? 4 से 5 घंटा। वेरी गुड। चलिए, जहां यह सबसे अधिक समय तक रहता है, आंत में आने के बाद यह सबसे लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भोजन का पाचन जब मुख से ही प्रारंभ होता है। देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी मतलब पार्ट्स हैं, उनका कोई ना कोई फंक्शन है, ठीक है। पाचन क्रिया में हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई काम है। एक ही चीज़ है जिसका काम कुछ नहीं होता है, अपेंडिक्स फर्जी है, उसका कोई काम नहीं। जैसे अगर बोले कि सर तो आप बोले हाँ शेषी अंग है वो, आप बोलिएगा तो सर फिर उसका काम क्या होता है, तो क्यों है वो? देखिए पहले के टाइम में क्या था, जैसे आपका पूंछ था, बंदर, हम लोग किससे हैं? होमोसेपियंस प्रजाति से हैं। तो हम लोग का क्या है कि मतलब कि जैसे पूंछ होता था, अब पूंछ का यूज नहीं हुआ तो पूंछ तो ख़त्म हो गया। लेकिन आज ही मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे भारत में ही, कुछ व्यक्ति जिनके पीछे में अभी भी पूंछ का छोटा सा पार्ट रहता है। मैं बता देता हूँ, ये फैक्ट बात है, कुछ पार्ट तो अभी भी अभी भी मतलब थोड़ा सा है कि जैसे आप अब बोलिएगा कि सर हमारे बॉडी में बहुत सारे बाल हैं, है ना। बाल का काम क्या है? कान के बाल हो गए या फिर और बाल हो गए। बाल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर में बाल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। बाल ही है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सुधार कर रखते हैं। आपके कैसे? पसीना द्वारा। बाल रहेगा तो छिद्र है ना, पसीना निकलता है। बाल का भी इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह। ठंडे के टाइम में आपको गर्मी से मतलब ठंडे के टाइम में आपको ठंडा से बचाता है। बहुत तरह के हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में मतलब शुरू से ही मतलब बेकार थी तो हटते गई समय के साथ। अमाशय से अब देखिए, ध्यान यहाँ लाइए, आप छोटी आंत पे लाइए, ठीक है। अमाशय से निकलकर भोजन छोटी आंत में जाता है, सबसे लंबे टाइम तक रहेगा और भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा। देख ली, एक एक चीज़ देखते चलिए इसमें। अब आइए, पाइलोरिक वाल्व क्या होता है? अमाशय और छोटी आंत के बीच पेशीय कपाट के रूप में, मतलब एक वाल्व के रूप में पाइलोरिक वाल्व होती है। कारण क्या है? भोजन अमाशय से जैसे ही छोटी आंत में आएगी, छोटी आंत से पता चला कि बैक जाने लगी, तब तो उसके लिए क्या होगा? एक पाइलोरिक वाल्व ऑटोमेटिकली लगा होता है जो भोजन को अमाशय से छोटी आंत में भेजती है, परंतु उसे वापस पुनः अमाशय में जाने से रोक देती है, ठीक है। चलिए, छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम, यानी गृहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत या शेषांत्र भी इसको कहते हैं। 3 नाम याद रखिएगा, छोटी आंत के 3 भाग। अब आते हैं एक गृहणी पे। आकार इसका यू आकार जैसा होगा। गृहणी और अमाशय के जोड़ के पास एक होगा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होगा। क्या होगा? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होगा। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। एक बात नोट कर लीजिएगा अभी यहाँ पे, ये बहुत ही जरूरी है। आपका क्या बोला? अग्नाशय यानी पैंक्रियाज अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल इनमें से कौन है, आपका ऑप्शन रहेगा लीवर, आपका रहेगा अग्नाशय, आपका रहेगा अमाशय, आपका रहेगा मान लीजिए कोई भी एक पार्ट और ले लीजिए, तो आप क्या आंसर करिएगा? अग्नाशय। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आमतौर पे, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन मतलब अग्न्याशय रस निकलता है, जो काइम यानी भोजन में मिलता है। अग्न्याशय ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है, जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एक बात और आपको बता देते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग को बोलते हैं डायबिटीज रोग, या क्षेत्रीय भाषा में बोले चिनिया रोग भी कह दिया जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई तो कौन सा होगा? मधुमेह रोग। अधिक होने से कैसे, तो नाम उसका कोई थोड़ा लंबा नाम है, मैं बता देता हूँ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। शुगर इसी को बोलते हैं ना, मधुमेह, चिनिया रोग बोलिए या डायबिटीज बोलिए, यही जो है। तो इंसुलिन की कमी से होगा। अधिकतर से बताता हूँ मैं, अधिकतर से दूसरा होगा। एक चीज़ और, ग्लूकेगॉन नामक अग्न्याशय रस निकलता है, जो काइम यानी भोजन में मिलता है। अग्न्याशय ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है, जो प्रोटीन को, अब देखिए प्रोटीन आप लिए हैं बॉडी में, एमिनो अम्ल में बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, जगाता है कि चलो बदलो। उत्प्रेरक का मतलब होता है एक तरह से जगाना। अब आगे देखिए, अभी आपको दिखाएंगे। इंसुलिन, टेंशन मत लीजिए, इंसुलिन पे भी आएंगे, इंसुलिन में है आपका फंक्शन। ग्रहनी की दीवारों पर ग्रहनी ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं बर्नर्स ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्षारीय श्लेष्मा यानी अल्कलाइन म्यूकस का स्राव करती है। ग्रहनी की दीवारों पर ग्रहनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्षारीय श्लेष्मा का मतलब स्राव करती है। अब आते हैं मध्यांत्र में। मध्यांत्र क्या है? छोटी आंत का मध्य भाग, जो लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। कुंडलित नलिका है, आंशिक रूप से पचा भोजन यानी काइम मध्यांत्र में आता है। मध्यांत्र की कुंडलित संरचना के कारण यह आंतरिक भित्ति के पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करती है, जिससे भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का अधिक से अधिक अवशोषण किया जा सके। इसके बाद काइम यानी वो भोजन जो है वो क्षुद्रांत में चला जाता है। इसने क्या कहा? छोटी आंत का आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन रहेगा, आंशिक मतलब थोड़ा पचा हुआ जो भोजन रहेगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा मध्यांत्र में। मध्यांत्र में कुंडलित संरचना के कारण आंतरिक भित्ति के पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करता है, जिससे भोजन में जो भी पोषक पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक अवशोषण होने में मदद मिलता है। मतलब एक तरह से देखा जाए, ये जो पार्ट है मध्यांत्र, एक तरह से जो भोजन है, जो आंशिक पचे हुए भोजन थे उनका अधिक से अधिक अवशोषण कराने में काम कौन करता है? तो मध्यांत्र करता है, ठीक है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? क्षुद्रांत यानी इलियम में जाता है। आंत के तीनों भागों में यह सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है। मध्यांत्र में बचे हुए भोजन, बचे हुए पोषक पदार्थ इलियम में अवशोषित होते हैं। जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो इलियम में अवशोषित होते हैं। यहाँ पाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भोजन यानी काइम का बचा भाग बड़ी आंत में चला जाता है। छोटे आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। तथा आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। छोटी आंत में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होता है और पाचन की लगभग सारी क्रियाएं यहीं संपन्न हो जाती है। आंत जो है, छोटी आंत, पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित कर इन्हें रुधिर और लसिका में मिश्रित करती है, ठीक है। रुधिर यानी ब्लड में मिश्रित करके इनको भेज देती है। चलिए भाई, अब हम दिखाते हैं आपको पाचन होता कैसे है। ये तो छोटी आंत के कितने थे? 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। देखिए, छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस, पित्तरस, अग्न्याशय रस और आंत रस मिल जाते हैं, जिसके बारे में शुरू में बताया गया था आपको। पित्तरस को बोलते हैं बाइल जूस। यह हर एक रंग का क्षारीय द्रव है, जो यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। यकृत क्या करता है? पित्तरस यानी बाइल जूस का स्राव करता है यकृत, ठीक है ना। प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर मतलब पित्तरस यानी बाइल जूस स्रावित होते रहता है, और इसको एक ब्लैडर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, वो संचित करके रख लेता है, ठीक। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन वसा का पाचन यहाँ हो जाता है। वसा जो तेलीय चीज़ खाते हैं। अच्छा, एक है वसा का इमल्सीकरण किसे कहते हैं? हाँ, टूटना, वो ठीक है। पित्तरस में उपस्थित 2 लवण, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम
टोरोकोलेट, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक, क्या बोला? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये भोजन के वसा को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण। एक बार फिर से, पित्तरस में उपस्थित दो लवण होते हैं, एक तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा सोडियम टोरोकोलेट। ये भोजन में जो वसा है उनको जल के साथ मिलाकर और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, इसे ही कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, इसको याद, सबको याद है? याद है? वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन, जल में WBC, WBC। ऐसे याद रखिए। आपको एक तरीका और बताते हैं। जल मतलब होता है पानी। भूमिका चावला एक हीरोइन है, भूमिका चावला। तो भूमिका चावला डेली नहाती है टब में घुस के, ठीक है। भूमिका चावला डेली टब में घुस जाती है, नहा लेती है। बी से भूमिका, सी से चावला, टब में घुसी, नहा ली, जल में घुलनशील विटामिन BC। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अधिक वसा का सेवन कोई भी मत कीजिएगा। वसा किससे मिलते हैं? तैलीय चीज़, घी खाइए, उससे मिलेंगे। जितने भी आप ये कौन सा खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब खाते रहते हैं ना, अगड़म बगड़म चीज़ें, जो भी जो ठेले पे बिकते हैं या फिर होटल्स में जाके आप खाते हैं, एग रोल वगैरह, जो भी मतलब हो गया, वो वसा उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। और वसा जो है, अगर वसा आपके बॉडी में थोड़ा ज़्यादा होगा तो फैट हो जाएगा। फैट मतलब मोटा हो जाएगा। मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है, इसलिए आपको वसा अधिक नहीं लेना चाहिए। तो वसा अधिक नहीं लेना चाहिए, अधिक। इसको पढ़िए, क्या पढ़िएगा? अधिक ही तो लिखा हुआ है, ADE के अधिक। सर तो घी तो ये कहाँ है? घी में तो वसा मिलता है, क्या नहीं मिलता है? इतना नहीं सर, तो अगर खाओगे और सो जाओ तो ये है। सीधी सी बात ये बोलिए ना कि सर मैं घी खाता हूँ, किसी तरह बचा लीजिए मुझे आप। घी तो खाते हैं ना आप? खाते हैं ना? शुरू से। इसलिए तो आप ये बात बोल रहे हैं। मतलब डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को ये कहें, डॉक्टर साहब आप एक बात कह दीजिए ना, घी से कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे क्या डॉक्टर कह देंगे? घी से दिक्कत तो है ही। आप वसा ज़्यादा मत लीजिए ना, चाहे कोई भी चीज़ में हो, तेल में हो, घी में हो, है ना, कोई भी, बस तैलीय चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो वसा आपको अधिक नहीं लेना है। और ADE के अधिक, तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 हो गए अधिक ADE के। एक चीज़ और, विटामिन की बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए काम करता है ये? बाकी तो विटामिन में हम पढ़ाएंगे पूरा खुल के, टेंशन मत लीजिए। रक्त के थक्का को ये जमा कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग। ये नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, खैर ये बातें बाद में करेंगे, अभी दिमाग में बता दिया। तो ये क्या करता है? वसा में घुलनशील विटामिन जो ADE के हैं, उनके अवशोषण में पित्तरस की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक, चलिए, क्योंकि यहाँ पे वसा वाला बात चल रहा था, पित्तरस। अब आइए, पित्तरस में उपस्थित जो होता है पित्तवर्णक यानी बाइल पिगमेंट जो है, वो दो होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। अगर यकृत रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो आपके पूरे बॉडी में बिलिरुबिन फैल जाएगा और आपको हो जाएगा जॉन्डिस यानी पीलिया रोग। अगेन, पित्तरस में उपस्थित पित्तवर्णक यानी बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं। यदि लीवर, इसलिए बोलते हैं कि लीवर सही रखिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान लीवर बहुत, मतलब 10 गो दे दीजिए, दांत भले ही 2 ही दीजिए, लेकिन लीवर 10-12 दे दीजिए, वो जो होते हैं ना पीने वाले लोग। खैर, तो पित्तरस में उपस्थित पित्तवर्णक बिलिरुबिन अगर यकृत जो है बिलिरुबिन, रक्त से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो पूरे बॉडी में बिलिरुबिन फैल जाएगा और बॉडी का कलर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा और आपको हो जाएगा जॉन्डिस यानी पीलिया रोग। चलिए, यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाएगा, इसे जॉन्डिस कहते हैं। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है जिससे वसा क्रमशः डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। देखिए, जैसे जॉन्डिस ज़्यादा होता है तो आदमी निपट जाते हैं, तो जैसे तो राम नाम सत्य हो गया, फिर उसमें क्या कहना है? तो मतलब उससे क्या होता है जब आदमी निपट जाता है? उससे कुछ नहीं होगा, एक जनसंख्या कम हो गया, एक भारत की जनसंख्या में एक आदमी कम हो गया। नहीं सर, उससे मतलब क्या होता है? जैसे प्रभाव कैसे पड़ता है? अच्छा, मतलब ये बॉडी में प्रभाव कैसे करता है? अच्छा ठीक है, वो उसमें दिखाएंगे आपको, पूरा सिस्टम ही समझाना होगा फिर।
जो आप बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे, क्या उसमें फंक्शन होगा, कैसे पीला पड़ता है, वही ना, टेंशन मत लीजिए, उसमें पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे वसा क्रमशः किस में टूटता है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में टूटता है। देखिए वसा है, इसमें क्या मिला, लाइपेज। लाइपेज क्या है एक्चुअली, लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है, इसको ये सक्रिय करता है कि चलो जाग जाओ जाग जाओ। जागने के बाद ये क्या करेगा, डाइग्लिसराइड में वसा को बदलेगा, और फिर यही डाइग्लिसराइड किस में कन्वर्ट होगा, मोनोग्लिसराइड में टूटेगा। ये तोड़ने का काम करता है। ठीक, चलिए अब आते हैं पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्न्याशय रस में। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम होते हैं। मतलब हम कहें कि संपूर्ण पाचक, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कह दे इसको, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सॉरी, जूस, मतलब इसे पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं अग्न्याशय रस को। अग्न्याशय रस को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण पाचक रस, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन के लिए पाचक एंजाइम्स होते हैं, अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्न्याशय रस हल्का क्षारीय, यानी जिसका मान होता है लगभग 7.5 से 8.3 तक होता है। अग्नाशी कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है। इसमें 98% जल और 2% एंजाइम और लवण यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये आप समझ लीजिएगा। सॉरी, ये समझ लीजिएगा अच्छे से। आपसे क्या पूछा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। ये एक होता है आपको सोडियम कार्बोनेट। देखिए एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा जरूरी है धोना या खाना, कपड़े धोना जरूरी है या खाना खाना जरूरी है, खाना नहीं, कपड़े धोना, कपड़े गंदे 2 दिन होंगे तो पहन लीजिएगा, लेकिन खाना एक दिन नहीं खाएगा तो फिर दिन दिक्कत हो जाएगा। तो जो सबसे जरूरी है वो सबसे लंबा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में देखिए 2, 4, 2, 6 वर्ड हैं। इसमें देखिए कार्बोनेट में 4 वर्ड है, मतलब ये कम जरूरी है, तो धोने वाला काम कम जरूरी है। इसको बोलते हैं धावन सोडा, मैं बताता हूँ फटाफट, धावन सोडा। और इसको बोलते हैं खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं आप। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलेंगे हम, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो क्या यहाँ पे कहा गया है कि अग्न्याशी कोशिकाओं द्वारा, इसमें क्या होगा, अग्न्याशय रस में जो होगा 98% जल। आपको बताएं कि जल जो है, मतलब पानी जो है, बहुत मतलब घोल घाल करने का काम करता है। पानी का बहुत बड़ा रोल है पाचक मतलब क्रिया में, पाचन क्रिया में पानी का, और फिर आपका एंजाइम्स का, ठीक है ना। इसमें 98% जल और 2% एंजाइम्स और लवण। लवण में क्या बोला, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतनी बातें आपको याद रखने हैं आपकी सुविधा के लिए। आंत में पहुंचने वाला जो काइम होगा, ठीक है, उसमें उपस्थित प्रोटीन जो है, प्रोटियोज और पेप्टोन, यानी उसको बोलेंगे हम थोड़ा सा अपघटित होकर जो प्रोटीन बना, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, अग्न्याशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम इस प्रकार काम करते हैं। देखिए कैसे काम करेंगे। मान लीजिए प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। एक तो हो गया प्रोटीन डायरेक्ट, और दूसरा हो गया थोड़ा सा विघटित रूप, जिसको हम बोलेंगे पेप्टोन और प्रोटियोज। इसमें क्या मिला, इसमें कौन सा एंजाइम मिला, ट्रिप्सिन मिला, या काइमोट्रिप्सिन मिला, या कार्बोक्सी पेप्टिडेज मिला। ये अगर मिल गया तो ये इसको कन्वर्ट करके, मतलब प्रोटीन को तोड़ के डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर, ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछते तो नहीं है ऐसे, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे आपका आंत में जब काइम जब पहुंचता है तो वहाँ प्रोटीन कैसे टूटता है। प्रोटीन एक तो हुआ प्रोटीन, दूसरा हुआ प्रोटीन का थोड़ा टूटा रूप, जिसको बोलते हैं पेप्टोन या प्रोटियोज। इसमें जब ये एंजाइम मिलेगा, कौन सा, ये अपघटन का काम करता है। अपघटन मतलब तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होके और चीज़ों को तोड़ देगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा। काइम के कार्बोहाइड्रेट, अब काइम में जो है मतलब भोजन का जो पार्ट है, जो भोजन जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, काइम। तो उस काइम में कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा, वसा भी जाएगा, प्रोटीन भी जाएगा, सब कुछ जाएगा ना। सबको तोड़ेंगे तब तो हम अवशोषण कर पाएंगे। हमारा जो आंत है, आंत के बाद जब सारा कुछ हो जाएगा, जब पाचन क्रिया पूर्ण हो जाएगी लगभग, तब तो अवशोषण करेंगे ना, समझ रहे हैं ना।
काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशी एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में जल अपघटित होते हैं। देखिए कैसे होगा, जैसे स्टार्च है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है स्टार्च, जैसे स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब एक बड़ा पार्ट, सिंपल हम समझा देते हैं, एक बड़ा पार्ट है, ठीक। इसमें क्या मिला, एमाइलेज मिला। एमाइलेज जब मिला तो घुल घाल के इसको तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा रूप में रखा और उसी छोटे टुकड़े को क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट जो था वो बड़े रूप में था, इसमें एमाइलेज मिला, तोड़ के क्या कर दिया, डाइसेकेराइड यानी छोटे रूप में कर दिया। अग्न्यासी रस के न्यूक्लियस, क्या बोले, अग्न्यासी रस के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक हो जाएगा ना, न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पचाते हैं। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। न्यूक्लिक अम्ल, इसमें क्या मिलाए हम, न्यूक्लियस, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियोटाइड, फिर इससे किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। चलिए आंत्र रस में चलते हैं। ज़्यादा मतलब नहीं हो रहा है ना, बोरियत फील नहीं हो रही है, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि सर बायोलॉजी बहुत लेंदी हो रहा है या फिर और कोई, मज़ा आ रहा है ना, अरे ठीक लग रहा है ना, ऊपर ऊपर नहीं निकल रहा है ना, पूछना है एकदम, जहाँ समझ में नहीं आया पूछना है कि सर ये क्या है, कैसे है ना, ब्लड क्लॉटिंग, बाकी पूछना है, जो भी एकदम दिक्कत हो खुल के पूछना है। अब आते हैं आंत्र रस में। एक बार फिर से मैं फिगर पे ले चलूँगा, फिर मैं दिखाऊंगा फिगर पे, आप ही लोग से पूछूंगा कि भाई यहाँ क्या क्या हुआ, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कैसे मतलब समझे हैं चीज़ों को, आपके दिमाग में आया कि नहीं। ये किताब वाली भाषा ठीक है ना, ये चीज़ याद नहीं हो पा रही है, मान ले जाए कि ये फॉर्मूला आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो पक्का पता है कि कैसे टूटता है। कोई भी चीज़ खाते हैं बड़े रूप में, उसको कुछ मिला दिए उसमें तो छोटा रूप में बदल गया। तो ये चीज़ फिर जब एग्जाम्स में आप जाएंगे, अगर यही चीज़ आएगा तो दिमाग में है कि हाँ ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुआ था और फिर उसमें न्यूक्लियस मिला था। ये बातें आपको याद रहेंगी। आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अरे वाह, स्टोरी पे बड़ा ध्यान है इनका। आंत्र रस यानी इंटेस्टाइन जूस सुनाएंगे, पहले पूरा होने वो लेने दीजिए, सुना देंगे, टेंशन मत लीजिए। 10 मिनट बचा है नहीं तो अभी आधा घंटा है पूरा। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है, कौन सा, आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस, तथा आंत्र ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित होता है। आंत्र रस प्रतिदिन 2 से 3 लीटर स्रावित होता है। आंत्र रस के एंजाइम कुछ अभिक्रिया करके अंतिम उत्पादों को पाचित करके अवशोषण योग्य सरल रूप में बदलते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा दूं, क्या बोला गया है कि पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है, कौन, आंत्र रस, और आंत्र ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित होता है। आंत्र की ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित होते रहता है। कितना लीटर होगा, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर स्रावित होता है। ऑटोमेटिकली होगा, आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि 5 लीटर कर दो तो 5 लीटर कर देगा, वो अपने आप होते रहता है। आंत्र रस के एंजाइम जो होते हैं कुछ अभिक्रिया कर अंतिम उत्पादों को, अंतिम उत्पाद जो भी आपके पेट में बचे हुए हैं उनको अवशोषण योग्य बनाते हैं। कि हम ऐसा काम कर देते हैं कि चलो भैया अब यहाँ से ले जाओ ब्लड, चलो तुम ले जाओ अपने ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में, चलो दे दिए। मान लीजिए ऐसा हुआ कि ब्लड यहाँ तक आया, यहाँ काम नहीं करा, तो आपका हाथ ये उठेगा ही नहीं, आपके पूरे बॉडी में सब कुछ दौड़ रहा है, ब्लड भी है, प्रोटीन भी है, वसा। मान लिया जाए, एक बात बोलते हैं कि पूरे ये फेस में है, इस साइड है और इस साइड आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कमी हो गया, तो ये सब काम ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं। पैरालाइज दूसरा चीज़ है, खैर समझ गए आप, उतना तो समझ गए, अच्छी बात है। आंत्र रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम्स जो होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज इत्यादि, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी एग्जाम्स में। कई बार मैंने देखा है कि ये यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है। माल्टोस जो है वो माल्टेज एंजाइम जब इसमें मिलेगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज से बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक। लैक्टोज जो है, क्या है ये, लैक्टोस, इसमें लैक्टेज एंजाइम मिला, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदला, ठीक। सुक्रोज जो है, इसमें सुक्रेज मिला एंजाइम, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज सबसे मीठी शहद, सुक्रेज या फ्रक्टोज, चलिए अच्छी बात। अब एक चीज़ और बताना था, यहाँ पे कुछ तो था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए खैर। डाइपेप्टाइड,
डाइपेप्टाइड देखिए काम क्या करेगा, इसमें क्या मिलेगा, डाइपेप्टिडेजेज मिलेगा, डाइपेप्टिडेजेज मिलेगा इसमें। ये एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन का जो पार्ट होता है यानी अवयव होता है, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। माल्टोस याद कर लीजिएगा, लैक्टोस ये पूछा जाता है, सुक्रोज, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सुक्रोस वाला, ये पूछा जाता है आमतौर पे। सुक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। श्लेष्म, अब ध्यान दीजिएगा, श्लेष्म यानी म्यूकस, इसका स्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, अगर आपका बॉडी में पार्ट खुरदरे हैं, चिकने नहीं हैं, तो वो फिर आगे नहीं निकलेगा। खुरदरे मतलब थोड़ा हार्ड पार्ट नहीं निकलेंगे। जैसे एक बात बताता हूँ मैं, जैसे मान लिया जाए ये जब आप रोड पे चलते हैं, रोड पे, तो रोड की जो सतह होती है, फ्लोर, वो जब देखिएगा कि एकदम स्लिप होगा, स्लिप, तो आप बहुत तेज़ी से चल पाएंगे। मतलब तेज़ी से मतलब आपका पैर मतलब बहुत जल्दी स्लिप करेगा उसमें। हाँ, पानी ले लीजिए, जैसे फ्लोर पे पानी गिरा दिया, अब बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे यहाँ से वहाँ। एक बार बैठिए, बोलिए कि धक्का दो, सीधे वहाँ पहुँच गए। और यही फ्लोर थोड़ा खुरदरा है, एकदम फ्लोर चिकना नहीं है, तो आपको जोर से धकेलना पड़ेगा, धीरे धीरे, एक बार यहाँ ऐसे। तो म्यूकस जो होता है हमारे बॉडी में, एक तरह से जो भी पदार्थ हैं जहाँ चिपकती है, अब भोजन जैसे मान लीजिए यहाँ तो अब लार से धकेल दिए, बाकी जगह कौन धकेलेगा? आप भोजन को, जैसे टॉफ़ी को, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, टॉफ़ी को डाल दिया आपने, टॉफ़ी को डाला आपने, टॉफ़ी को चबा गए और टॉफ़ी को चबाने के बाद चला गया अंदर। कई जगह मान लीजिए भोजन के पार्ट ऐसे होते हैं जो चिपक जाते हैं, तो उनको हटाता कौन है? म्यूकस ही हटाता है। ये एक तरह से जैसे आपकी गाड़ी में लुब्रिकेंट्स होता है ना, लुब्रिकेंट्स वो घर्षण को कम करने का काम करता है, घर्षण नहीं होने देगा। घर्षण होगा तो फिर आपका गाड़ी चलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं? यही काम करता है आपका म्यूकस, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं। अब जो पचा नहीं, मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे कभी कभी देखिए कुछ खा लिए, अनार का बीज खा लिए और बीज भी आपका मल के थ्रू निकल गया बाहर, कभी कभी ऐसा होता है ना, लेकिन वो पचा ही नहीं, इसका मतलब वो पचा नहीं। तो कभी देखिएगा अपचित और अवशोषित पदार्थ, अवशोषित मतलब जो आप खाए थे जिसमें अच्छा पार्ट था वो ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी में चल गया, और जो नहीं था यानी खराब पार्ट था उसको मल कहते हैं। और जो अस्थायी रूप से मतलब टेम्पररी मल त्यागने से पहले तक मलाशय यानी रेक्टम में रहता है। जैसे और सबका तो पाचन हो जाता है। कभी गाय को देखिएगा गेहूं खिला दीजिए, सिंपली समझा देता हूँ। गाय क्या देती है? गोबर। गाय को गेहूं खिला दीजिए 2-3 किलो, देखिएगा गाय के गोबर में 100% मैं बता देता हूँ गेहूं जरूर सीधा गेहूं निकल जाएगा। क्यों निकलता है बता देते हैं। और जो गोबर निकला वो उस गेहूं के पचे हुए पार्ट का खराब भाग है, बाकी उस गेहूं से जो भी उसको मिलना था वो बॉडी ले ली, गाय की बॉडी ले ली, लेकिन वो जो गेहूं छोटा छोटा मान लिया बच के निकल गया, वो पचा ही नहीं। कभी कभी होता है कि नहीं पचता है, आपका फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा तो कभी कभी नहीं पचता है। ये तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखिए कहाँ रहेगा, मल त्यागने से पहले कहाँ तक रहेगा? मलाशय में, और फिर मलाशय के थ्रू ये गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत के 3 भाग। बड़ी आंत का काम पचाने में नहीं होता है, केवल बस एक ही होता है, जल का अवशोषण करता है ये बड़ी आंत, और जल का अवशोषण करने के साथ साथ फिर मलाशय के थ्रू ये बाहर निकालती है। अब देखिए इसके 3 भाग हैं, अंधनाल या उंडुक। अब उंडुक नाम सुना था आपने? नहीं, ये तो सुना होगा, सीकम जिसको बोलते हैं, सीकम सुना है लेकिन उंडुक नहीं सुना है। और कभी आपसे पूछा कि उंडुक किसे कहते हैं, तो ये गड़बड़ है, ये याद रखना है आपको। कोलन यानी बृहदान्त और मलाशय यानी रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होगी जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, ठीक है। सीकम यानी उंडुक के शीर्ष पर मुड़ी और कुंडलित 2 इंच लंबी संरचना जिसको बोलते हैं क्रीमी रूप परिशेषिका यानी ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आहार नाली में इसका कोई काम नहीं होता है। अब हमसे ये मत पूछिएगा कि सर काहे होती है, अब निकलवा लीजिए जो अभी दिखाया था ना। हाँ वही है, होती है, ये कोई बात नहीं, नेचुरली हमारे बॉडी में है,
इलियम यानी क्षुद्रांत तथा कोलन यानी वृद्धांत, इसके जोड़ पर एक वाल्व जिसको बोलते हैं, वाल्व मतलब कपाट, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, ये होता है जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। हर जगह एक वाल्व लगा हुआ है जो इधर से उधर नहीं जाने देता है, ये याद रखिएगा। तो कौन सा है? इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। अब आइए सहायक या संबद्ध पाचक ग्रंथियां। सहायक या संबद्ध पाचक ग्रंथियां मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार के बारे में मैंने समझा दिया है, लार ग्रंथियां ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए लार ग्रंथि मैंने नहीं लिया। यहाँ पे दो ही पढ़ने हैं आपको, यकृत और अग्नाशय। ठीक, तो पहले यकृत पे चलते हैं। सहायक या संबद्ध पाचन ग्रंथियां में कौन होगा? यकृत यानी लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स यानी ग्रंथि है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। लीवर का काम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बोले हम कि मतलब इसमें पाचन क्रिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। पाचन क्रिया के साथ साथ कुछ इसके और भी काम होते हैं और श्वसन वगैरह दिखाएंगे भी क्या क्या काम होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो बोलिएगा आप, ये नोट देके मैंने दो लिख दिया है, थायराइड या ऑटो ग्रंथि। ग्लैंड्स पढ़िएगा, उसमें डिटेलिंग करा दूंगा मैं, अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं पीयूष या पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड्स यानी मास्टर ग्रंथि। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और ये तीसरी बातें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? अग्नाशय। एक बार फिर से याद करा देता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो ये होगा थायराइड या ऑटो ग्रंथि। और सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष या पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि बोल दीजिएगा। यकृत का सामान्यतः जो वजन होगा वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक, यकृत उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इधर देखे होंगे लाल रंग का रहता है, वो एक्चुअली लाल नहीं है, थोड़ा धूसर टाइप का होता है वो, है ना। यकृत के निचले भाग में एक छोटा सा नाशपाती आकार की थैली पाई जाती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय, जिसे बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त रस है वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर यानी संचित रहता है। ठीक है, पीएच मान क्या होता है पित्त का? वो होता है 7.7 यानी क्षारीय होगा। पित्त क्या होगा? क्षारीय होगा। पित्त रस, इसका दो काम होगा, आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र करना। अब आंत में उपस्थित जो भी एंजाइम है उनको बोलेगा जगो, चलो उठो 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 उठो, काम करो अपना अपना, उठा देगा सबको, बोले लग जाओ वर्क पे। यही काम करता है, मतलब उठाने का काम, जगाने का काम, दौड़ाने का काम यही करता है। कौन? पित्त रस। आंत में जो भी एंजाइम है, अब कौन आंत में एंजाइम है? बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा एंजाइम है, उसको बोलते हैं उठो 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 उठो, टाइम हो गया। ये दूसरा, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन में बहुत सारा बैक्टीरिया जो आप डाल लिए हैं खाते समय, कभी कभी देखिएगा खा रहे हैं और मोबाइल छू रहे हैं, मोबाइल कई जगह रखे हैं आप, बैक्टीरिया वहाँ से आ गया, कई तरह से आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप वो जो जीवाणु हानिकारक जाएंगे तो उनको आप मार देता है ये कौन? पित्त रस। और भोजन को सड़ने से भी रोकता भी है। मान लीजिए भोजन को आप, जैसे कभी एक बात बताइए मुझे, खाना सुबह बनाया आप, गर्मी का टाइम है, 7 घंटे खाना को ढक के रख दीजिए, एकदम पूरा पैक होना चाहिए, रूम पैक, खाना पैक, उसमें बदबू आने लगेगा। तो सोचिए कि 12 घंटे जो हमारे बॉडी में खाना है, जो पचने में टाइम लगता है लगभग, तो सड़ेगा नहीं? ऑफकोर्स सड़ेगा। बचाता कौन है? यही बाइल जूस। बाइल जूस कहता है कि नहीं, तुम सड़ो मत, तुमको सुरक्षा हम देते हैं, चलो आगे बढ़ो। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर पक्षियों में, घोड़ों में, चूहों में, व्हेल मछली में नहीं होता है। गॉल ब्लैडर पक्षियों में, घोड़ों में, चूहों में, व्हेल मछली में नहीं होगा, याद रखिएगा। पित्त रस में पित्त लवण होते हैं 2, आप ध्यान दीजिएगा, अरे 2 बोल रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल। और देखिएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसको नहीं बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। पित्त रस में जो पित्त लवण है कोलेस्ट्रॉल, वो अगर बढ़ गया आपके बॉडी में तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा, अल्ट्रासोनिक विकिरण आप सभी को पता है, आजकल तो कई तरह के टेक्निक आ रखे हैं ना। पहले तो क्या होता था, चीरते फाड़ते थे पेट को, अब तो बस लेजर लगाए, हो गया ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन पथरी को गला देना। पथरी कहाँ होगा? नहीं बोलते हैं कि स्टोन,
होता है ना। तो पथरी को गला देना उसको क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी। अब लीवर के फंक्शन देखिए, यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के अंतर्गत ग्लाइकोजेन का निर्माण और संचय करता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय करता है तो ये ग्लाइकोजेन का मतलब बनावट करता है। हाँ वो किडनी स्टोन ठीक है भाई, किडनी स्टोन ही होगा। तो किडनी स्टोन को अगर हम डायरेक्ट करें तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। देखिएगा कैसे, अभी कराते हैं। और इसका स्टोर करता है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज। मान लीजिए आपके बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो यकृत काम क्या करता है, यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करती है। मैं फिर से एक बार बोल दूं, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, उपापचयन करती है, तो उस समय ये ग्लाइकोजेन का निर्माण और स्टोरेशन करती है, मतलब संचय करती है। कौन, लीवर। इसलिए बोला गया कि लीवर के फंक्शन को बहुत अच्छा रखना चाहिए। लीवर का फंक्शन अगर खराब है तो फिर बहुत तरह की गड़बड़ियां होंगी। लीवर से ही तो पित्त रस निकलता है, वही तो आपके भोजन को सड़ने से बचाता है, वही तो बहुत तरह की काम करते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत ग्लाइकोजेन का निर्माण भी होता है और उसका संचय भी होता है। अगर आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें आपका ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा हो गया तो यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेन में ये कन्वर्ट करती है और ग्लाइकोजेन के रूप में रखेगी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, जितना हमको ग्लूकोज रक्त में चाहिए होगा उससे कम हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, लीवर ग्लाइकोजेन को बोलेगा चलो तुम टूटो, अब इसको तोड़ेगा और पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रक्त को देगा कि लो भाई काम चलाओ। मतलब एक तरह से बैंक समझिए, ग्लूकोज का या ग्लाइकोजेन का एक तरह से बैंक है ये दोनों का काम करता है, हेर फेर का। ठीक है, बातें समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, रक्त में इंसुलिन की मात्रा अगर कम होती है तो क्या होगा, डायबिटीज होगा, ये भी याद रखिएगा। विटामिन ए और डी, लोहा, देखिए यकृत जो है वो वसा, विटामिन ए और डी, लोहा तथा खनिज पदार्थों का भी संचय करके अपने पास रखता है। अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ, अमोनिया आप सभी को पता है कि बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होता है अमोनिया, एक तरह से देखा जाए तो अमोनिया खतरनाक और विषैले पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में। यकृत जो है वो उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, यही यूरिया फिर बाद में यूरिन बन के निकलता है हमारे बॉडी से, उत्सर्जन तंत्र में आप पढ़िएगा। यकृत कोशिकाओं द्वारा हिपैरिन क्या है, थक्का रोधी प्रोटीन है। ये ब्लड में देखिए हिपैरिन एक्चुअली क्या है, एक प्राकृतिक प्रोटीन है। प्राकृतिक प्रोटीन देखिएगा ब्लड में, जैसे मानव का ये ब्लड है चल रहा है, ब्लड कहाँ है, शरीर के अंदर या बाहर, अंदर है, वायु के संपर्क में है कि नहीं, बाहरी वायुमंडल के संपर्क में नहीं है, बाहरी वायुमंडल के संपर्क में अंदर का ब्लड नहीं है, याद रखिएगा। तो अंदर ब्लड में थक्का जमाने का काम हिपैरिन करता है। बाहर अंदर जो है ब्लड में थक्का जमाने का काम कौन करेगा, हिपैरिन करता है। हिपैरिन जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा काम करना बंद कर देगा, यानी जैसे ही आपका ब्लड हाथ कटता है, ब्लड निकलेगा तो हिपैरिन तो हवा के संपर्क में आ गया तो रोकेगा नहीं, बहने देगा। ठीक, चलिए। यकृत मृत आरबीसी को नष्ट करता है। जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं जो भी कहिए, उनको नष्ट करता है ना। मृत कोशिका जो, जैसे मान लिया कुछ कोशिका है मर गई तो उनको बोलेगा चलो ख़त्म कर दो इसको। ठीक, मृत आरबीसी यकृत द्वारा, जो अब जो मरे हुए आरबीसी हैं यकृत द्वारा पित्तवर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन में अपघटित हो जाते हैं, उसमें बदल जाते हैं। किसमें, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। यकृत भ्रूण मतलब इम्ब्रो में आरबीसी का निर्माण भी करता है, ये भी आप याद रखिएगा। यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का स्रवण होता है, संग्रह और संश्लेषण होता है। अब फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में ये उपयोगी होता है। ये एक प्रोटीन है जो विटामिन के, अब विटामिन के जब पढ़िएगा वहाँ बताऊंगा मैं पूरा इसका फंक्शन कैसे काम करते हैं ये, है ना। तो उनका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का संग्रह और संश्लेषण करता है लीवर। लंबे समय तक शराब सेवन करिएगा, हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण अगर आपको हो रखा है तो उसके कारण आपको यकृत सिरोसिस नामक रोग भी हो जाता है।
अब आते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। मानव शरीर की दूसरी सबसे लंबी या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मैंने आपको बताया है। यह एक अंतःस्रावी यानी नालिका विहीन तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मानी जाती है। ठीक, सी आकार का अग्नाशय ग्रहणी के पास स्थित होता है। इसका आकार कैसा है? सी जैसा है एकदम। कहाँ होता है? ग्रहणी के पास स्थित होता है। कौन? अग्नाशय। अग्नाशय का एक भाग जो है वो लैंगरहैंस की द्वीपिका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। यहीं से बीटा कोशिका, अब यहाँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब कोशिका निकलता है। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, डेल्टा कोशिका से क्रमशः सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। एक बार फिर से, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ? किसमें? अग्नाशय। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। इसके अल्प श्रवण से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। आपने जो पूछा था, इसके अति श्रवण से जो रोग होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसके अधिक श्रवण से, मतलब इंसुलिन का जब अतिस्राव होगा, अतिस्राव मतलब ज़्यादा स्राव होगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अभी कमेंट तो नहीं देखा, पहले देखा था एक बार। हाइपोग्लाइसीमिया, आशा अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पढ़ा है, आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है इंसुलिन की अधिक स्रवण से। क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। अब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो एक तो था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। तो हो सकता है ग्लाइकोजन उतना ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब आपका ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब वो लीवर का एक फंक्शन है, याद रखिएगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया रोग किसको होगा? मतलब जो होगा वो रोगी को क्या होगा? तो उसको दो चीज़ होगा, पहला दृष्टि क्षमता प्रभावित होगा, आँख का क्षमता, और दूसरा जनन क्षमता प्रभावित हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने, ये भी याद रखिएगा। अब ग्लूकेगॉन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है, अपने से थोड़े बदल देगा, ठीक है, लीवर है, लेकिन ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम क्या है कि ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए, यही है आपका पित्ताशय का एक भाग दिखाया गया है, आप देख लीजिए एक बार। ये है आपका पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। ये है ये आपका गॉल ब्लैडर, किसके जैसा है? ये किस फल के जैसा मैंने इसको बताया था, बताइए? नाशपाती के आकार का। वेरी गुड। और इसी पित्ताशय में आपका लीवर से निकलता है आपका, देखिए, यकृत वाहिनियाँ, ये आपका फिर ये ब्लैडर में जमा होती हैं। पित्ताशय वाहिनी ये है ना, और मूल पित्ती वाहिनी। अब देखिए, अग्न्याशय यही है, अग्न्याशय, ठीक है, ये अग्न्याशय यहाँ आके ग्रहणी में खुलता है, ये सारा चीज़ दिखाया गया है। अग्न्याशय वाहिनी ये है, अग्न्याशय वाहिनी, ये रास्ता आपको दिखाया गया है। कहाँ खुलेगा? आपका ग्रहणी में। ठीक है, अब आप एक फिगर दिखाते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, भोजन पाचन के 5 भाग हैं। कौन कौन? भोजन पाचन के 5 भाग हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, क्या है अंतर्ग्रहण? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को हम जब लेते हैं, बिना खाए पाचन नहीं होता। अंतर्ग्रहण मतलब हाँ, लिए डाले। पाचन मतलब पूरा सिस्टम अभी आपको जो समझाया, पाचन हो गया। अवशोषण का मतलब कि जब छोटी आंत में भोजन पूरी तरह पच जाता है तो फिर वो उसका ब्लड के थ्रू अवशोषण हो जाता है। मल स्वांगीकरण मतलब मल का बनना, मल वगैरह अपना मलाशय में जमा हो गया, और परित्याग मतलब गुदा द्वारा बाहर निकाल देना, यही तो है पाचन के पार्ट। अब आते हैं हम फिगर वाले पे। एक बार आपको फिगर दिखा देता हूँ, और आप लोग अब फटाफट बताइएगा मुझे कि फिगर में आप क्या क्या समझे। बहुत पढ़ा दिए, कहानी कह देते हैं, टेंशन कहाँ दे रहे हैं? हाँ, अब ये देखिए, तो देखिएगा, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं। ऊपर का तो काम नहीं, ऊपर का तो सब समझा ही दिया मैंने यहाँ। चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछता जाऊँगा, 2 4 5 फटाफट बताइएगा। आप लोग ही बताइएगा फटाफट, क्योंकि आप समझ चुके हैं। भोजन यहाँ से जब निकलता है, मतलब भोजन को जब हम मुख में रखते हैं, तो लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की निकलती हैं? लार से मतलब लार ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की होती हैं मुख में? बताइए। 2 बताया था? 4 बताया था? नहीं तो 3 बताया था ना। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मैंने बताया था।
दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट करिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि लार में कितना % जल होता है और कितना % एंजाइम होता है। लार में कितना प्रतिशत जल होता है और कितना एंजाइम होता है, फटाफट बताइए। 98% जल, पक्का? मैं खोल दूंगा फिर PDF। 98% वो आपको वो वाला डेंटिन वाला याद हो गया, इनेमिल डेंटिन वाला याद हो गया, उल्टी का पुल्टी। 97 98 बताया था मैंने, बिल्कुल नहीं बताया था। 98% जल। चलिए जो भी बोल रहे हैं 98% जल मैं एक बार ले चलता हूँ, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत आप ही लोग के समक्ष में रख देता हूँ। कहाँ था, क्या है? 99% जल जिनका भी था वो बहुत सही है। हाँ 1% एंजाइम, जिनका भी ये आंसर आया देख लीजिए भाई। अब ऐसे देखिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आप लोग पढ़ते हैं सब अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट में ना थोड़ा सा याद नहीं कर पाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल से आप एक काम करिएगा, जब भी बायो पढ़ने बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिए। कहीं कहीं आपको कुछ चीज़ें जो नोट करनी पड़ती है फटाक से नोट कीजिए स्पीड में, इतनी तो स्पीड होनी चाहिए आपकी। आप लोक सेवा आयोग के अधिकारी बनने वाले हैं, है ना? जो भी लोक सेवा हो, या वो शीर्ष का हो या राज्य का हो, मतलब इस केंद्र का हो राज्य का हो, आप जब अधिकारी बने तो इतना तो दिमाग काम करना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग जब आपके सामने हो तो पब्लिक आके बोल रहा हो यहाँ फटाफट नोट भी कर लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बन जाइए, क्या बोलते हैं कि स्टेनोग्राफर बोलते हैं मेरे ख्याल से उनको, जो पीछे पीछे लिखते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि स्टेनोग्राफर बन जाइए, लेकिन उससे कम भी मत रहिए। इतना तो होना चाहिए कि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा, हाँ जिनका भी ये था 99% जल 1% एंजाइम, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं पूछता हूँ आगे, टेंशन मत लीजिए। अभी कहाँ गया वो फिगर, पीछे था। चलिए अब मैं पूछता हूँ, अब भोजन जब यहाँ से आगे गया, एक यहाँ पे चीज़ होता है जो भोजन को मतलब श्वास नली में जाने से रोकता है, उस चीज़ का नाम बताइए। एक होता है कुछ, मैं चीज़ लूँगा, नाम नहीं लूँगा। सही है भाई, जो भी बोल रहे हैं मैं नाम ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए क्या ऐसा चीज़ होता है जो हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देता है। मैं उसको चीज़ बोलूँगा, नाम में आप लोग पकड़ लेंगे। क्या होगा? वाल्व था, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। वाल्व नहीं था, एपिग्लॉटिस था वो, एपिग्लॉटिस, है ना? तो याद रखिएगा, थोड़ा याद रखा कीजिए एपिग्लॉटिस। चलिए अगला मैं पूछता हूँ, जब भोजन यहाँ आता है ये वाले जगह पे, मैं देखिए एक बार दिखा देता हूँ। भोजन जैसे ही यहाँ से आने दे, भोजन कह रहा है कि आज मत छोड़ दो सर, मत आने दो, और आप लोग जबरदस्ती का मंगवा रहे हैं। भोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आता है, इस वाले पार्ट में क्या होता है? कौन सा भोजन का पाचक एंजाइम मिलता है इसमें, बताएं। भोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आता है, इसमें कौन सा पाचक एंजाइम मिलता है जिससे भोजन पचता है? पाचक एंजाइम को क्रमाकुंचन नहीं बोलते हैं, ऐसे मत बोलिए। हम पाचक एंजाइम, वाह, जिनका भी क्या नाम इनका, अमित कीर्ति, बहुत बढ़िया, पटेल बहुत अच्छा, कोई भी नहीं। चलिए इतनी तो बातें समझ। ग्रास नली में कुछ भी नहीं होता, केवल यहाँ भोजन लाया जाता है। अब एक बात बताइए, ग्रास नली के बाद भोजन तो लीवर में जाएगा, यस और नो? फटाफट, लीवर में जाएगा ना? रजनी देशमुख बोल रहे हैं नहीं, कहाँ जाएगा? ये जाएगा छोटी हाथ में, चला जाएगा, ये जाएगा स्टोमक में। मुझे बस ये बता दीजिए यहाँ स्टोमक में क्या क्या मिलता है, आके एक आध चीज़ें बता दीजिए क्या क्या मिलेगा स्टोमक में। अच्छा आज समझ में आया पूरा बायो, मतलब जो पढ़ाया वो समझ में आया अच्छे से? वर्ड वो देखिए इसलिए समझ में, जैसे अभी मैंने पूछा ना एपिग्लोटिस के बारे में तो आपको नाम नहीं याद आया होगा, तो वो अलग बात है, लेकिन समझ में आया कि पाचन कैसे हमारे बॉडी में होता है, वही चीज़ तो समझाना है। बाकी कुछ चीज़ें याद करनी है आपको, याद कर लीजिएगा। अमाशय में आता है, ठीक है, अमाशय में आता है तो क्या होता है अमाशय में? क्या अमाशय में भोजन का पाचन होता है? अमाशय में भोजन का पाचन होता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भोजन का पाचन अमाशय में? पेट में पाचन नहीं होगा।
कौन बोल रहे हैं नहीं? अरे आप ही बोलो। हमने बोला एक ही जगह पाचन मत बोलिएगा, ग्रास नली। इस यहाँ पे क्यों नहीं होता पेट में पाचन? जठर रस मिलता है। नहीं, कौन बोल रहे हैं? प्रिंस कुमार शर्मा, अमाशय में पाचन, कोई पाचन नहीं होगा। इन लोगों को बहुत डाउट होता है। अरे एक बार मैं लिए चलता हूँ। अमाशय आ जाओ, ग्रसिका, ग्रास नली मैं दिखाता हूँ। अमाशय प्रोटीन अभी आप लोग देख लीजिए, मैंने आपके सामने पढ़ाया, ऐसे मत किया कीजिए ना। अब कल से मैं इनको टाइट करता हूँ थोड़ा, देख लीजिए। अमाशय प्रोटीन पाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे नहीं पचता है? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि अमाशय में पचता है नहीं पचता है। अरे एक ही जगह नहीं पचता, याद रखिएगा। हमारा यहाँ जैसे मुख में भोजन डाले, जैसे ही मुख में भोजन डाले यहाँ से लेके अंतिम तक एक ही जगह भोजन का पाचन नहीं होगा, वह है हमारा ग्रास नली। ठीक, तो इतनी बातें याद रखिएगा। जठरस, और अब तो सब याद आने लगेगा आपको कि जठरस होता है सर, पाचन होता है सर, ये ऐसे होता है सर, वैसे होता है, सब याद आएगा। चलिए, धन्यवाद। आज छोड़ देते हैं, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं, है ना? टाइम हो गया, हाँ टाइम तो हो गया, छोड़ देते हैं अब। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, कल पढ़ाएंगे उत्सर्जन तंत्र। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टोरी, सॉरी आज थोड़ा समयाभाव की वजह से, और एक्चुअली मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज सुबह से ही मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है। हो सकता है क्लाइमेट की वजह से, जो भी कारण हो, आज थोड़ा दर्द दे रहा था। लेकिन चूंकि आज कहानी, आज चूंकि फर्स्ट क्लास था बायो का, इसको बंद कर देता हूँ।